तकरीबन सारे जो छोटे टॉपिक्स थे वो तकरीबन हो गए, बस आपके दो टॉपिक्स और एक छोटा सा और टॉपिक रहता है, तो ढाई टॉपिक रहते हैं इफेक्टिवली आपके। एक वो फेयर वैल्यू वाला है, ये ईपीएस है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और इसके बाद इंटरप्रिटेशन वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, और उसके बाद छोटे टॉपिक आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर आपको एक बड़ा टॉपिक वहां से IS 1 का रहता होगा। तो आपका कोर्स तकरीबन 98% कंप्लीट हुआ पड़ा है। तो आज इसको देखते हैं। IS 33 अर्निंग्स पर शेयर, EPS, ये क्या चीज होती है और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, ये सब समझते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले ईपीएस कहते कैसे हैं। ईपीएस का अकाउंटिंग इटसेल्फ में कोई किरदार नहीं है। ईपीएस हम बनाते हैं अपने यूजर्स के लिए, उन यूजर्स के लिए खास तौर पे जो हम में इन्वेस्ट करके बैठे हैं। वैसे तो यूजर कुछ और भी हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सेकंड, उनके लिए हम ये ईपीएस बनाते हैं। ठीक है। ये इनकरेज करता है हमारे आने वाले इन्वेस्टर्स को, और ये हमारे इनकरेज करता है हमारे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी। तो ईपीएस होता क्या है, ये कैसे इनकरेज करता है, ये समझते हैं। अर्निंग्स पर शेयर, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितनी है, कि एक इन्वेस्टर जिसने कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद रखे हैं, उसको बताने के लिए कि आपके एक शेयर के ऊपर कितनी अर्निंग हम कंपनी आपको फायदा दे रही है, इसके लिए ईपीएस इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके फॉर्मूला भी ऐसी है कि ऊपर हम बेसिक फार्मूला अगर समझाने के लिए मैं बताऊं तो अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर्स। अब एक कंपनी है, सपोज वो तकरीबन 900 मिलियन कह दो, आगे जितने जीरो लगा लो, 900 समझो कि वो कमाती है, और उसके पास तकरीबन 1000 शेयर्स हैं जो उसने दिए हुए हैं, बांटे हुए हैं, तो तकरीबन वो 0.9 पर शेयर कमाती। दिस इज ईपीएस। तो ये ईपीएस का काम होता है, अपने इन्वेस्टर को ये गाइड करता है, उसको ये बताता है, रियल पिक्चर बताता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट क्या फायदेमंद है भी कि नहीं। तो अर्निंग पर शेयर इज वाइडली रिगार्डेड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कंपनीज परफॉर्मेंस, कि कंपनी की परफॉर्मेंस झलक के आती है सामने, उनको पता चलता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इसके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ये ऐसे होने चाहिए कि आर एबल टू कंपेयर ईपीएस ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, कि मैंने अगर इन्वेस्ट करना है, मेरे सामने एक ऑप्शन नेस्ले का है और एक सपोज यूनिलीवर का है, एक की ईपीएस है 1.13, एक की ईपीएस है 1.20, तो मैं फर्क लगा के बता सकता हूँ कि अगर मैं यूनिलीवर में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 0.2 का मुझे इसकी अर्निंग इसके ऊपर मिलेगी, तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि इसकी ईपीएस बेटर है। तो ईपीएस से ये एक तो फायदा होता है। दूसरा, ईपीएस आर एबल टू कंपेयर एंटिटीज ऑफ द कंपेयर द ईपीएस ऑफ द सेम एंटिटी इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मुझे हर साल देखना है कि यार पहले से कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है कि बुरी है। तो 2011 की, 2012 की, 2013 की सपोज डिफरेंट ईपीएस हैं हमारे पास, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ कंपनी की परफॉर्मेंस 2012 में बेहतर हुई और थोड़ी सी 2013 में कम हुई। तो इस तरीके से ये इसका फायदा होता है। अब कंपेरेबिलिटी कैसे होती है। एक तो मैंने सबसे पहले देखना है कंपनी की कमाई कितनी है, अर्निंग्स कितनी है। फिर मैं कुछ मेथड्स हैं, उसके एक मेथड्स होते हैं, उसमें एक मशहूर मेथड है जो आगे हम पढ़ेंगे, वेटेड एवरेज मेथड। उनसे नंबर ऑफ शेयर्स निकालता हूँ कि कंपनी के पास इस साल इफेक्टिवली कितने शेयर्स थे, कंपनी की इस साल कमाई कितनी थी, उनको डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरे पास ईपीएस आ जाता है। अच्छा, ये ना बैलेंस शीट आइटम है, ना ये पीएनएल आइटम है, बल्कि ये नोट्स का आइटम है, और उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है एज डिस्क्लोजर। ठीक है। रिक्वायरिंग स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। ईपीएस की बेसिक समझ आ गई क्या है चीज है। जी सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसको हैंडल करता है, इसको डील करता है IS 33, अप्लाइज टू एंटिटीज हुज ऑर्डिनरी शेयर्स आर पब्लिकली ट्रेडेड। इसका मतलब यह है कि ईपीएस की जिम्मेदारी सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर है जिसके जो ऑर्डिनरी शेयर, यानी कि जो अवाम उन्नास में शेयर ट्रेड होते हैं, वो पब्लिकली होते हैं। ठीक है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें होते हैं, या फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ शेयर्स हैं किसी ऐसी कंपनी के, तो आप किसी और को वो बेच सकते हो। तो ये जनरली होता है लिस्टेड कंपनीज का या गवर्नमेंट कंपनीज का हिसाब किताब। ठीक है। तो ये लिस्टेड कंपनीज, या अगर मैं एक जनरल क्या कहते हैं कि एनवेलप में इसको कवर करना चाहूँ, तो हर वो कंपनी जिसके शेयर जो हैं वो पब्लिकली ट्रेड होते हो, उसके ऊपर IS 33 लगाना लाजमी है।
ठीक है। ठीक। जी। और साथ ही उसने एक और बात कर दी कि वो पब्लिक ट्रेडेड एंटिटी जो कि अपनी पेरेंट यानी कि अपनी एफएस और कंसोलिडेटेड एफएस बनाती है, उसको भी रिक्वायर है कि वो ईपीएस सिर्फ कंसोलिडेटेड फिगर्स का बनाए। ये बात समझ आती है कि अगर फॉर एग्जांपल उसने अपनी अलग एफएस बनाई है और कंसोलिडेटेड एफएस अलग बनाई है, तो उसके हम्म। ऊपर रिक्वायर है कि वो सिर्फ कंसोलिडेटेड एफएस की ही ईपीएस शो करे कि उसकी कैसी परफॉर्मेंस जा रही है। ठीक है। ठीक है। फिर हमारे पास दो तरह की ईपीएस हम इसमें पढ़ेंगे, एक होती है बेसिक ईपीएस, एक होती है डिल्यूटेड ईपीएस। डिल्यूटेड ईपीएस को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले बेसिक ईपीएस। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय शेयर। एक शेयर पर फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि उसकी कमाई कितनी है। मैं बार बार ऑर्डिनरी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करता हूँ, ये आगे जाके हम समझेंगे। अच्छा, दिस शुड बी एक्सप्रेस एज सेंट्स पर शेयर टू वन डेसिमल प्लेस। ये आपके कोर्स के अंदर ये बात है कि आपने इसको सेंट्स में बताना है। सेंट्स क्या होता है, एक डॉलर जो होता है वो 100 सेंट्स के बराबर होता है। हम्म। तो आप जब भी क्या कहते हैं इसको ईपीएस को कैलकुलेट करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको सेंट्स में रिप्रेजेंट करोगे। और सेंट्स का ये आइकन है, ये लोगो है। ठीक है। फिर अब यहाँ पे जो हमने न्यूमिनेटर में ईपीएस लेना है, उसमें क्या क्या आता है, ग्रुप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसने कंसोलिडेटेड के लिए बात कर दी कि कंसोलिडेटेड कंपनीज जो है अगर अपनी प्रॉफिट शो करती हैं तो ग्रुप प्रॉफिट होता है उनका आफ्टर टैक्स। पैट उसकी अर्निंग होगी। ठीक है, अर्निंग वो प्रॉफिट ही होता है ना। ठीक है। उसमें से मैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उनको निकाल लूंगा। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर्स, ये क्या है इसको आगे समझते हैं, इसको भी निकाल दूंगा तो मेरे पास एक एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। उसको मैं अर्निंग ट्रीट करूंगा इन बेसिक ईपीएस। पहली बात। दूसरी बात, शेयर्स कैसे निकालने हैं, तो एक मेथड है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स उससे निकालते हैं जो मेरे इस साल जो मैंने इशू किए। ठीक है। हम्म। इनको आपस में डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 में, तो आपके पास सेंट में ईपीएस आ जाएगा। अच्छा, अब शेयर होल्डर्स की दुनिया में घुसते हैं। मैं बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। तो ये क्या होते हैं? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो आम आवाम है जो कि प्रेफरेंस नहीं है। तो प्रेफरेंस कौन होते हैं? प्रेफरेंस में आगे दो तरह की डिवीजन है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जैसे जिस तरीके से नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्डिनरी वो हैं जिनको कट कटा के पैसा मिलता है प्रॉफिट का, रिटेन्ड अर्निंग्स का। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफर किया जाता है कि पहले इनको पैसे देने और उसके बाद ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को देने। तो इसमें भी कुछ किस्में हैं। आपने ये टर्म्स को समझ के रखना है कि सबसे पहले होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये समझो किसी बंदे ने कंपनी को लोन दिया हुआ है, इसको हम मानते ही नहीं कि उस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है। डेट लोन फॉर द एंटिटी, और कंपनी इससे अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करती है और उसको हर साल एक फिक्स अमाउंट जो कि उसके साथ कमिटमेंट हुई होती है उस हिसाब से उसको कंपनी इंटरेस्ट देती रहती है। तो दिखने में तो ये प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, लेकिन ये लोन का ही दूसरा नाम है। तो ये तो इसके अंदर जो होगा इसको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ये शेयर होल्डर का तो पार्ट ही नहीं है, तुम शेयर होल्डर्स ही नहीं है इफेक्टिवली। इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, सो इट इज इग्नोर्ड। हाँ, अगर हम इसको ऐसे मानते हैं कि पैट जब बनता है, कैसे बनता है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ अदर इनकम्स होती हैं, और फिर मेरे पास आता है एक अमाउंट जिसे मैं कहता हूँ पैट। ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट मैं बाय इज्यूम करके चलूंगा कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जिन्होंने मुझे लोन दिया हुआ है और उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी पैट तक आते हुए मैंने डिडक्ट कर लिया था। ठीक है। तो अगर तो सवाल आपको कुछ नहीं बताता तो आप यही अज्यूम करोगे। हाँ, अनलेस अगर सवाल कोई एक्स्ट्रा लाइन लिख दे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमने पैट से रिड्यूस नहीं किया था, तो फिर आप रिड्यूस करके पैट को एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, ये बात जी। समझ आती है। जी। फिर होते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी के मालिकान होते हैं, इनका इक्विटी में पार्ट होता है। और उसमें भी आगे दो सब डिविजन है। एक होती है कम्युलेटिव, एक होते हैं नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव वो होते हैं जिनको अभी तक पैसे नहीं मिले होते और कंपनी ने उनको पैसे देने होते हैं। ठीक है, ये भी इक्विटी का पार्ट होते हैं। रिटर्न जो उनको मिलना होता है इज अक्यूमुलेटेड, इकट्ठा हुआ होता है कंपनी के पास, इररेस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन, चाहे कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया हो या ना किया हो। पिछले साल के पैसे भी कंपनी ने अभी देने हैं, उससे पिछले साल के पैसे भी कंपनी अभी इन्होंने देने हैं, और इस साल के भी पैसे कंपनी को देने हैं। तो इनका क्या करना है,
इनकी जो अमाउंट होगी वो डिडक्ट कर लेनी है आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट से एवरी ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिक्लेरेशन। अभी कंपनी को वादा किया है कि यार आपके जो इस साल के पैसे हैं या पिछले सालों के पैसे हैं आपको हम देंगे, चाहे ये वादा किया है या नहीं किया, हमने ये मान के चलना है कि इनको पैसे हमने देने हैं और इसलिए हम इसको पैट में से निकाल लेंगे। ठीक ठीक है। है। ये जी। बेचारे जो हैं ये हकदार हैं, इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनको हम जरूर हिस्सा देंगे एपीएस एटलीस्ट निकालते हुए। दूसरे हैं नॉन कम्युलेटिव, वो हैं जो इस साल जिनको प्रॉफिट मिलना है, उनका हमने कोई अक्यूमुलेट नहीं करके रखा हुआ। ठीक है। तो ये भी इक्विटी का पार्ट है। रिटर्न इज गिवन ओनली व्हेन डिक्लेयर, लेकिन इनको तभी मिलना है जब कंपनी उनको वादा करेगी, डिक्लेयर करेगी कि हम आपको पैसे देने लगे। ठीक है। तो रिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली व्हेन डिक्लेयर, इनको सिर्फ तभी देने हैं जब कंपनी इनसे वादा कर ले कि आपको पैसे देने हैं। ठीक है। जी। तो इवेंचुअली इनसे निकाल के बात निकल आती है कि ये सारे जो हैं, ये आप बार बार पढ़ रहे हो कि हम पैट से निकाल रहे हैं, इनको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकाल रहे हैं, किसी को नहीं निकाल रहे हैं, इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इवेंचुअली ऑर्डिनरी शेयर तक पहुंचते हैं। इन सबको निकाल के एक अमाउंट आती है, उसको हम, जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि वेटेड एवरेज जो है ऑर्डिनरी शेयर्स, अवाम उन्नास, जनरल पब्लिक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, उनके दरमियान जो हमने पैसों की डिवीजन करनी होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी अमाउंट दे के फिर उसके बाद उनको हम देते हैं। और हम इनको क्यों बार बार निकाल रहे हैं, क्यों इनको पार्ट ऑफ इक्विटी नहीं ले रहे? क्यों? क्योंकि इनका होता है फिक्स रेट, ये प्रेफर्ड होते हैं, इनसे वादा होता है कि चाहे कंपनी डूब भी क्यों ना जाए, आपको हमने फिक्स रेट के ऊपर पैसे देने ही देने हैं। तो इनके लिए तो ईपीएस निकालने की जरूरत ही नहीं है। ईपीएस तो उनको निकालने की जरूरत है बेचारे जिनको हर साल देखना है कि यार मुझे इस साल कितनी अर्निंग होगी, अगले साल कितनी अर्निंग होगी, पिछले साल कितनी अर्निंग होगी। जब अगर किसी बंदे से मैंने वादा कर लिया कि यार ईपीएस मेरी जो मर्जी हो, मैं तुझे 4% ऑफ प्रॉफिट दूंगा, तो उसको क्या मसला ईपीएस की उलझन में हो। ठीक है। वो ये तो ईपीएस तो बेचारा आम शेयर होल्डर ही देखेगा, जिसको रिस्क भी शेयर करना है और बेनिफिट भी शेयर करना है, जिसको प्रॉफिट भी शेयर करना है और कंपनी का लॉस भी शेयर करना है। तो वो ईपीएस कंपेयर करके देखेगा कि कंपनी कितने प्रॉफिट में जा रही है और कितने प्रॉफिट से कम में और कितने लॉस में जा रही है। ठीक है। तो ठीक। ईपीएस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट होता है, हम जैसे आम बंदों के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल छोटा सा बेसिक सा देख लेते हैं ईपीएस के ऊपर, ताकि ये इसके साथ थोड़ी सी सिमिलरिटी हो जाए, इसके बाद इसके मुश्किल सवाल भी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 मिलियन, साल ये रहा। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शन दिया हुआ है कुछ हमारे पास, इररिडीमेबल क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 100 के। और फिर हमारे पास है इररिडीमेबल नॉन क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी 100 ईच, एक शेयर जो है वो 100 रुपए का। और ऑर्डिनरी जो शेयर्स हमारे पास हैं वो ₹10 का ईच है। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बता दिया है कि जो प्रेफरेंस वाले हैं इनका इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग ईयर, इनका डिक्लेयर हो गया है। तो सबसे पहले मुझे निकालनी पड़ेगी अर्निंग्स। अर्निंग्स अगर मैं निकालूं तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कितना है, 10 लाख। देन सब मैंने अभी आपको बताया कि कम्युलेटिव वाले जो होते हैं, चाहे उनको डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ, हम एज्यूम करेंगे कि हमने उनको पैसे देने हैं, जिसको आपने पैट से निकालना है। तो ये कितना हो गया, इररिडीमेबल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनको आपने निकाल देना है पैट से। ये तकरीबन है 2 मिलियन का। अच्छा, इसको ना फॉर द सेक यहाँ पे एज्यूम करो, 2 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, 2 लाख। नेगेटिव में चले जाएंगे हम। तो उसके बाद हमारे पास एक नेट अमाउंट आती है। इसको तो ने कहा है नो प्रेफरेंस शेयर इज डिक्लेयर ड्यूरिंग ईयर, तो इसको जब तक क्लियर नहीं होगा हम इसको कभी भी लेस नहीं करेंगे पैट से। ठीक है। तो नेट अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 8 लाख की। ये मेरे पास आ गई अर्निंग्स। फिर उसने कहा है कि ऑर्डिनरी शेयर 10 एक की प्राइस है और टोटल हमारे पास 5 लाख है। तो जिस तरीके से हमने उसमें भी करते थे कंसोलिडेशन के अंदर, 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, तो मेरे पास तकरीबन 50,000 शेयर आ गए। राइट। तो जी। मैं इस 0.8 मिलियन 8 लाख को लूंगा और डिवाइड करूंगा इसको 50,000 के साथ, तो मेरे पास ईपीएस आ जाएगी विच इज, एक मिनट,
8 लाख डिवाइडेड बाय 16। 16 डॉलर। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ। 1600 सॉरी, सेंट्स में लेके जाना है ना, 100 से मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करूंगा जस्ट से। नहीं, हाँ, ये सेंट्स के अंदर तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास सेंट्स में अमाउंट आ जाएगी 1600 सेंट्स। ठीक है। ठीक तो है। ये सवाल था। फिर हम अब आते हैं शेयर्स की दुनिया में। पहले हमने इक्विटी को समझा कि अगर अर्निंग्स हैं तो उसमें से प्रेफरेंस की क्या क्या एलिमेंट्स निकालते हैं, तो मैं ऑर्डिनरी शेयर्स तक पहुंचता हूँ। और मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो एडजस्ट हो जाता है। इसको इग्नोर करना है, मैं एक दफा फिर से रिवाइज कर देता हूँ। अगर ये सवाल नहीं बता रहा आपको कि ऑलरेडी डिडक्टेड नहीं है तो फिर डिडक्ट कर लो। कम्युलेटिव की क्या कहानी है कि चाहे इनको डिक्लेयर हुआ नहीं हुआ, इसकी अमाउंट सवाल में गिवन है तो चुप करके आपने लेस कर लेनी है। और नॉन कम्युलेटिव अगर डिक्लेयर हो चुके हैं तो उसको लेस करना है, वरना नहीं करना। और आपके पास एडजस्टेड, जिस तरीके से हमने यहाँ निकाली ये अमाउंट, पैट आ जाएगा। अब आ जाते हैं शेयर्स का हिसाब किताब। शेयर्स का ना हिसाब किताब पिछले सवाल में कितना आसान उसने दिया हुआ है, ऐसा नहीं होगा सवालों में। थोड़ा सा आप भूल जाएगा वो इस तरीके से। दौरान साल जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो आते जाते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि शुरू के अंदर आते हैं या फिर आखिर में आते हैं, कि हम सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग लेके और एडजस्टमेंट करते रहे। तो दौरान साल अक्सर शेयर होल्डर्स आते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो उनकी कमाई में जो हमारी अर्निंग है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट है 1 लाख, तो उसमें हमने कैसे जज करना है कि ये कितना हमारे पास अरसा रहा और ये कितना हमारे पास अरसा रहा। तो उसके लिए वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जिस तरीके से हम इंटरेस्ट में भी करते थे, कि उनके इफेक्टिव अवेलेबल पीरियड्स देख लेते थे कि वो कितना हमारे साल इस साथ साथ रहे हमारे। ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल अगर फेब में आया तो वो 11/12 हो जाएगा। और कोई फेब में आया और नवंबर में चला गया तो वो 10/12 हो जाएगा। इस तरीके से इस मेथड को कहते हैं, बहुत आसान मेथड है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इससे हमारे पास निकल आते हैं कि इस साल इफेक्टिवली कितने शेयर होल्डर्स मेरे पास रहे। और ये जो इनकी आमद होती है ना, आना जाना, इनकी रुखसती, ये सारे इसको अकाउंटिंग में कहते हैं चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक छोटा सा सवाल है इसके ऊपर। हमने निकालना है ईपीएस फॉर द ईच ईयर। हम ना डिस्क्लोजर के अंदर अमूमन 2 सालों का ही ईपीएस बताते हैं, ताकि ना कंपेरेबिलिटी रहे। हमारा जो शेयर होल्डर है जो देख रहा है 2018 की ईपीएस, देख सके 2017 में कितनी थी, कि कितना फर्क आया है, बेहतरी आई है या बदतरी आई है। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 2007 का। 2007 का जब डाटा नहीं गिवन ना, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि पिछले साल भी इतने ही शेयर्स थे, क्योंकि ये कह रहा है एन एंटिटी के पास अगर फॉर एग्जांपल ईयर एंड है 31 दिसंबर 2018, तो इशू उसने किए 2 लाख शेयर्स एट फुल मार्केट प्राइस ऑफ, मार्केट प्राइस भी यही है। ठीक है। और ऑन साल के बीच में 1 जुलाई 2018 को। ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी, कंपनी का जो ये वाला साल स्टार्ट हुआ था 2008, और यहाँ पे 31/12/8, इसके बीच में यहाँ पे शेयर्स इशू हुए। और इस दिन का बता रहा है, यानी कि 2007 का क्लोजिंग यानी कि 2008 का ओपनिंग 8 लाख था। तो इसका तो बता रहा है कि 2 लाख शेयर इस मौके पे इशू हुए। लेकिन इससे पहले की क्या कहानी है, एक साथ, एक एक सात से लेके एक एक आठ तक, ये कोई नहीं पता। तो इस सवाल को समझने के लिए हम ये इज्यूम करेंगे कि इस वक्त भी 8 लाख ही थे शेयर। ठीक है। और अब ये देखो, ये 8 लाख से 2,000 इंक्रीज हो रहा है। तो 2000, तो सबसे पहले निकालते हैं हम 2007 की बेसिक ईपीएस। अर्निंग सबसे पहले हम देखेंगे अर्निंग्स। ये पड़ी अर्निंग 2007 की। शेयर्स कितने रहे 2007 में इफेक्टिव? 8 लाख। तो ये मेरे पास तकरीबन, इसको कैलकुलेट करना, ये आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, एक मिनट। 2.5 सेंट।
ठीक है, ये हमारे पास डॉलर में, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो मेरे पास ये सेंट्स में आ जाएगा 57.5 सेंट्स। ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 2007 का बेसिक ईपीएस। अब मैं 2008 का अगर निकालूं तो अब वो कह रहा है, अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग। वैसे वर्किंग बगैर भी सवाल हो सकता है, लेकिन यही प्रॉपर हमने प्रोसीजर आगे भी लेके चलना है, तो ये आपको आना चाहिए। ओपनिंग में कितने हमारे पास शेयर्स थे, ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं वर्किंग से, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अच्छा ओपनिंग में हमारे पास कितने शेयर थे साल के शुरू में, 8 लाख। ये पूरे के पूरे साल इफेक्टिव रहेंगे, तो ये 8 लाख ही थे। और कम अब कोई और ऐसी बात नहीं है कि ये 8 लाख में से कुछ चले गए। हाँ, ये जरूर सवाल कह रहा है कि 1 जुलाई 2008 को 2 लाख मजीद शेयर्स हमने इशू किए। तो न्यू इशूज इशूड, ये हमारे पास 2 लाख नए किए, लेकिन अब साल खत्म होने में आगे सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, तो दिस विल बी 6/12, तो तकरीबन 1 लाख। तो इफेक्टिवली इस साल 9 लाख शेयर्स रहे हमारे पास। ठीक है, तो ईपीएस निकालना है मुझे, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर आ गए। उसने हमें अर्निंग्स बताई हुई है साल की, विच इज 550,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख। तो मेरे पास $0.611 और 61.1 सेंट्स ईपीएस आ गया, बेसिक ईपीएस। ठीक है, 5.5। कि ये आर और आ रहा है 5 पॉइंट। नहीं ठीक है, 0.6 मतलब। ठीक है, ये समझ आ रहा है बेसिक बेसिक ईपीएस। जी सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब बोनस इशू क्या होता है। बोनस इशू, इसके और भी दो नाम है, कैपिटलाइजेशन इशू, स्क्रिप इशू। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम अपने ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जब हमारी कंपनी के अच्छे दिन चल रहे होते हैं, कंपनी के तरक्की वाले दिन चल रहे होते हैं, तो कंपनी उनको मजीद शेयर इशू कर देती है, सबको थोड़े 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 थोड़े। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एडिशनल रिसोर्सेज से मुराद यह है, कंपनी को नए पैसे नहीं मिलते, लेकिन यह है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, ये शेयर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब जिनको मैंने फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को मजीद बोनस इशू कर दिया है, दो दो तीन तीन शेयर सबको दे दिए हैं, उनको आगे जाके फायदा ये होगा कि हर शेयर के ऊपर जो भी रेट है, फॉर एग्जांपल $2 है, तो उनको उस हिसाब से डिविडेंड्स मिलते रहेंगे। लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, तो डज नॉट प्रोवाइड एडिशनल रिसोर्सेज टू द इशूअर। और दूसरी बात, मीन्स द शेयर होल्डर्स ओन्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ बिजनेस बिफोर एंड आफ्टर द इशू। इसका क्या मतलब है, ये समझ। सपोज मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 शेयर होल्डर्स थे, एक के पास 100 शेयर्स थे, एक के पास इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिख चलते हैं, एक के पास 200 शेयर्स थे, एक के पास 500 शेयर्स थे, और एक के पास 300 शेयर्स थे। तो अगर मुझे कोई कहे कि प्रोपोर्शन या रेशियो निकालो, तो 2:5:1। अब मैंने अच्छे दिन आए मेरे, मैंने बोनस दिया सबको। ठीक है, और ये जो है ये हो गए सबको, मैंने समझो कि 100 शेयर दे दिए। तो अब इसके पास हो गए 300, इसके पास 600, और इसके पास 400। तो अगर मैं परसेंटेज निकालूं, तो रेशो, अब मेरे पास पहले कितने शेयर थे टोटल, 1000, अब हो गए 1300। ठीक है, जी तो इन जी। शॉर्ट, अगर एक मिनट, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर यहाँ पे आपको बताऊं कि इनके पास रेशियो अभी भी, क्योंकि इक्विवेलेंट उनके पास अमाउंट्स आई हैं, तो अभी भी इनके पास रेशियो जो है, अब टोटल जो हमारे पास इक्विटी है या ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, उनका सेम प्रोपोर्शन ही रहेगा। इसके पास 2 है, और इसके पास क्या कहते हैं कि हो जाएंगे 5, इसके पास 1। ठीक है, क्योंकि जो बोनस होते हैं वो एज पर देयर क्या कहते हैं शेयर होल्डिंग उनको मिलता है, तो इसलिए ओवरऑल प्रोपोर्शन हमारी बिजनेस की बिफोर एंड आफ्टर इशू प्रोपोर्शन सेम रहती है। और इससे कोई क्या कहते हैं एडिशनल रिसोर्सेज भी नहीं मिलते, क्योंकि मैं उनको फ्री में, बोनस नाम से ही पता चल रहा है कि बोनस इशू हो रहा है।
ठीक है। ठीक है। तो इससे ना हमारी प्रोपोर्शनल इफेक्ट होती है, ना कंपनी को रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर इसका करना क्या है, इसको जो हमने पढ़ा है, इसका ईपीएस में क्या काम है। इसका ये होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि इन करंट ईयर, जो भी हमारा सवाल होता है, द बोनस शेयर आर डीम टू हैव बीन इशूड एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। पहली बात ये है कि किसी भी डेट को मिले, चाहे ये 30 दिसंबर ही को कंपनी अपने बोनस क्यों नहीं इशू कर रही, हम ऐसे समझेंगे कि ये 1/1/2009 से ही कंपनी ने दिए थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे देखो कि कंपनी ने सपोज बोनस ओवरऑल 2 या 20 बोनस शेयर्स इशू किए, और ओपनिंग कंपनी के पास था 100 शेयर्स का। तो हम एज्यूम करेंगे बोनस कोई इस तारीख को नहीं मिला, ओपनिंग ही हमारे पास 120 था। तो इस लाइन का ये मतलब है कि हम ऐसे समझेंगे कि जो बोनस शेयर्स हैं कंपनी ने इशू ही एट द स्टार्ट ऑफ ईयर ही उसको डीम समझेंगे। फिर हमारे पास ये है कि जब ऑब्वियसली जब हमारी ओपनिंग इफेक्ट होगी है, तो ओपनिंग ही तो पिछले साल की क्लोजिंग होती है, हम्म। तो क्लोजिंग भी इफेक्ट होगी। तो कंपैरेटिव फिगर जो उस साल के पिछले साल की फिगर्स हैं, वो भी हम दोबारा रीस्टेट करेंगे, उनको चेंज करेंगे, और अब उनको भी एडजस्ट करेंगे फॉर टू अलाउ द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन शेयर कैपिटल कॉज बाय बोनस इशू। कि जो शेयर कैपिटल में इंक्रीज आया है मेरे बोनस इशू करने की वजह से, वो हमारे पास प्रोपोर्शनल रहे, वो भी इंक्रीज हो जाए। Doing this treats the bonus issues is as if it was it had always been in existence, कि हम ऐसे समझेंगे कि शुरू से ही हमारे पास। वही बात दोबारा उसने रिपीट कर दी इन डिफरेंट वर्ड्स। तो आगे इसकी मिसाल है, इसको हम बाद में समझते हैं। वही बात कर रहा है कि इफ यू हैव एन इशू फुल मार्केट प्राइस ऑन अ बोनस इशू, यू हैव अ बोनस फ्रैक्शन। ये बोनस फ्रैक्शन क्या है, ये सारी बातें हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको बोनस का मतलब पता होना चाहिए कि कंपनी फ्री के शेयर्स देती है, और उसको हम ऐसे समझेंगे कि हमारे पास साल के शुरू से ही थे। तो हमारे पास एक सवाल है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि हमारे पास कि कंपनी के पास बोनस कंपनी ने इशू किए 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 एग्जिस्टिंग शेयर्स। पता भी चल रहा है कि जिसके पास 5 शेयर्स हैं, हम्म। उसको एक और दे दिया एज बोनस। ठीक है। हम्म। हेल्ड ऑन 1 जुलाई 2008। अच्छा, हमारा साल का इख्तिताम सपोज करते हैं कि वो है 31 दिसंबर। ये बता भी रहा है यहाँ। प्रॉफिट उसने दे दिए, और डिफरेंट उसने हमारे पास शेयर्स दे दिए। अब हमने इस बोनस की ट्रीटमेंट समझनी है कि ऐसे सवालों में बोनस को कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि बोनस अमाउंट है कितनी, और उससे हमारे शेयर्स कितने हो गए। तो फॉर एग्जांपल, शेयर्स बिफोर इशुएंस। ठीक है, हमारे पास ये तो ओपनिंग तो ये है ना हमारे पास के, इसको ऐसे देखो कि मैंने करनी है 2008 की कैलकुलेशन। तो ओपनिंग भी मैंने एडजस्ट करना होता है ना। ओपनिंग तो मेरे पास है 10 लाख 1 मिलियन, दिस अमाउंट पिछले साल का क्लोजिंग। ठीक है। और इस साल कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि इस साल के शुरू में बोनस से पहले कुछ नए शेयर इशू हों कि मैं इस अमाउंट को इंक्रीज कर दूं। ठीक है। तो हम सपोज यही एज्यूम करेंगे कि 1 जुलाई तक कोई ना ऐसे शेयर कंपनी ने इशू किए ना कंपनी से गए, यही 10 लाख ही पड़े रहे, और 1 जुलाई को कंपनी ने बोनस इशू कर दिया। अब बोनस जिसके पास 5 थे उनको एक एक्स्ट्रा मिला, तो ये तकरीबन बोनस की अमाउंट आ जाती है 2 लाख। कंपनी ने इसका मतलब ये है कि 10 मिलियन के अगेंस्ट 2 लाख बोनस इशू कर दिए। अब मुझसे अगर कोई पूछे, सवाल पूछे कि कंपनी की अब टोटल क्या कहते हैं कि शेयर कैपिटल क्या है, शेयर्स क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स क्या है, तो मेरे पास आ जाएंगे 10 लाख पहले थे, 2 लाख कंपनी ने बोनस इशू कर दिया, और उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कहूंगा कि साल के आखिर तक कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल था 1.2 मिलियन। और यही सवाल भी कह रहा है। ठीक है, कि इस साल के आखिर तक इस कंपनी का शेयर कैपिटल ये है, ऑर्डिनरी शेयर्स कंपनी जो इशू किए हैं वो ये है। ठीक है। हम्म। तो मैं अब इसको करूंगा क्या, अब मैंने अगर ईपीएस निकालनी है, तो ये तो आगे इसकी बेसिक कैलकुलेशन, इसको मैं साइड पे दोबारा लिख देता हूँ ताकि इसको हम कंपेयर करते रहें। सबसे पहले मेरे पास बोनस की अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट की वो है 2 लाख। अच्छा, अब मैंने दोनों अकाउंट्स का, क्योंकि मैंने बताया पिछले साल का भी रिस्टेट होता है, ईपीएस निकालूंगा। पहले निकाल लेते हैं हम 2007 का। 2007 का प्रॉफिट था 4,60,000। अब जब मेरा ओपनिंग रीस्टेट हो गया,
तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि पिछले साल का क्लोजिंग भी रिस्टेट होगा, बल्कि वो तो अज्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली जब ओपनिंग किसी एक साल का क्या कहते हैं इफेक्ट हो गया, तो पिछले साल का क्लोजिंग में इफेक्ट होगा। तो 2007 की अमाउंट को मुझे रिस्टेट करना पड़ेगा। अब चाहे सवाल चीख चीख के कह रहा है कि इस साल हमारे एक 1 मिलियन शेयर थे, हमारे पास 1 मिलियन शेयर थे, लेकिन नहीं भाई, अगले साल 2 लाख के मजीद शेयर्स बोनस इशू हो गए हैं। तो अब हम इसको भी रिस्टेट करेंगे, इसको भी मानेंगे कि हमारे पास इफेक्टिवली ओपनिंग पिछले साल की क्लोजिंग में थे ही 1.2 मिलियन शेयर्स। तो मेरे पास ईपीएस आता है इन सेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100, 38.3 सेंट्स। और सेम 2008 में भी मैं अर्निंग्स पकड़ूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा इस साल के नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस साल का ईपीएस आ गया 45.8 सेंट्स। ठीक है। जी सर। अब मैं इसको शॉर्टिफाई करता जा रहा हूँ जस्ट फॉर मेकिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स इनकॉर्पोरेट। लेकिन अगर आपको सवाल के अंदर वो प्रेफरेंस शेयर्स वाली गेम भी डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैट की एडजस्टेड अमाउंट निकालते हुए उनको कैसे प्लस माइनस करना है। ठीक है। तो अब हम समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर एडजस्टमेंट कैसे होती है। तो ये बोनस समझ लिया हमने कि बोनस को कैसे ट्रीट करना है, कि उसको साल के शुरू में ऐसे ट्रीट करना है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा अगर कंपनी इशू भी कर रही है और बोनस भी है। ये थोड़ा समझने वाला है, बहुत आसान है, बट इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग समझने वाली है। इफ अ कस्टमर गिव यू बोथ इशू, कि कंपनी ने खुद शेयर्स इशू भी किए हैं, सॉरी बोनस इशू भी किया है, और खुद भी कुछ शेयर्स इशू किए हैं एट फुल प्राइस, तो सबसे पहले आपने बोनस फ्रैक्शन लगानी है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर अंटिल द डेट ऑफ बोनस इशू। ठीक है। इसको क्या, ये क्या कह रहा है, इसको आगे सवाल में हम समझते हैं। फिर हमने टाइम अपोर्शन कर लेना, यही जो पहले भी हमने किया है वेटेड एवरेज से, कि साल के तक आखिर तक कंपनी के पास कितने इफेक्टिव ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स रहे। तो हमें वही सवाल है कि सपोज हमारे पास कंपनी के पास ओपनिंग 100 था, बोनस 20 था, तो कंपनी एज्यूम करेगी कि ओपनिंग ही 120 था। और फिर उसके बाद हम हर साल के लिए वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करेंगे कि ये कितने महीने इफेक्टिव रहा, ये कितने महीने इफेक्टिव रहा, और हमारे पास एक क्लोजिंग की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक सवाल है छोटा सा इसी टॉपिक के ऊपर, विच इज कि मैंने बेसिक ईपीएस निकालनी है। कंपनी का प्रॉफिट उसने दिया हुआ है 2,20,000। ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी टाइमलाइन बना लेता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि कंपनी ने इशू पहले किया है, अब ये इससे थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, तो ये समझते हैं। टाइमलाइन अगर मैं बनाऊं, ओके, साल शुरू होने से पहले कंपनी के पास ऑलरेडी ऑन 1 जनवरी 2001, ठीक है, 1 मिलियन शेयर्स थे। तो ऑन ओपनिंग देयर वर 10 lakh shares in company's capital bag. Then they issued 2 lakh shares at market value on 1 April 2001. Suppose यहाँ पे 1 अप्रैल यहाँ पे आता है, तो इशू हुए 1 अप्रैल को 2 लाख मोर शेयर्स, हमने मजीद अपने शेयर होल्डर्स पकड़े। ठीक है। और फॉलोड बाय 1 for 5 बोनस इशू ऑन 1 अगस्त, के जिसके पास 5 थे उनको हमने एक एक शेयर बोनस में इजाफी दे दिया ऑन 1 अगस्त। तो सपोज यहाँ पे 1 अगस्त आ गई, और ये मेरे पास बोनस इशू है, ये अमाउंट भी निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास आखिर में क्या कह रहा है कि फर्दर 3 लाख के मजीद शेयर कंपनी ने 1 अक्टूबर को फिर इशू मार दिए। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर फिर इशू हुए 3 लाख। ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना क्या है, बेसिक ईपीएस। तो सबसे पहले मुझे चाहिए अर्निंग्स और मुझे चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो अर्निंग्स उसने मुझे बता दी हैं, और इसके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं की कि मैं इनको एडजस्ट करता फिरूं, तो मैं इन्हीं को उठा दूंगा। हाँ, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स देखने पड़ेंगे कि इस साल कितने इफेक्टिव रहे। इसके लिए हम वही तरीका इस्तेमाल करते हैं जो पहले मैंने हल्का सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन कराया है, कि वेटेड एवरेज। पहले बोनस करेंगे। पहले बोनस नहीं करेंगे। हाँ ना, उसको अब समझते हैं ना, इसको अब इनकॉर्पोरेट करने कैसे करना है। इसमें इशू भी आ रहा है, बोनस भी आ रहा है, और दो दो दफा इशू आ रहा है। तो एवरेज, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, इससे हम यही तो अमाउंट निकालते हैं कि जो ईपीएस में डिनोमिनेटर में जाती है।
डिफरेंट चीजें जब इसमें इन्वॉल्व होंगी। अभी तो बोनस से आगे राइट इशू आएगा, उसको कैसे लेके चलना है। तो सबसे पहले वही बात जो मैं आपने अभी की भी है, मैं वही वही कर लेता हूँ पहले कि ओपनिंग पोस्ट विच इज 1 जनवरी 2001, ओपनिंग थे मेरे पास 10 लाख। पहले बोनस करूंगा मैं, इसको एडजस्ट करूंगा, इसके अंदर बोनस की अमाउंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास, अभी हमने यही सवाल सेम टू सेम पहले थोड़ा समझा है, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1.2 मिलियन। ठीक है, मैंने पहले बोनस को एडजस्ट कर दिया। बोनस की सेपरेट कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, हम उसको एज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास ओपनिंग में मौजूद थे, तो उनको मैंने ओपनिंग में इनकॉर्पोरेट कर दिया। ये ओपनिंग की अपनी अमाउंट थी, ये बोनस उसकी वजह से कितना आ रहा है, और उसको उस नंबर ऑफ शेयर उसके अंदर डाल दिया मैंने। तो मेरे पास अब ओपनिंग हो गया 1.2 मिलियन। ये बात समझ आई। जी। अब आ जाते हैं इश्यूज के ऊपर। पहला इशू हुआ 2 लाख का, है ना। हाँ, अब ये बात आपने समझनी है कि बोनस जो है ना, अब ये बात आपने जरा समझनी है मेरे साथ, कि बोनस जो है ना ये यहाँ पे हुआ है इशू से कई माह बाद, 1 अगस्त को, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त फर्स्ट को मतलब। ठीक है, तो मतलब 4 महीने बाद जाके बोनस हुआ है। तो इस दिन जब इशू हम कर रहे थे तो हमने 1 लाख की अमाउंट की, सॉरी 10 लाख की अमाउंट के ऊपर ही किया था। ठीक है, तो इसके हम्म, अंदर भी हमने समझा था कि अभी तक तो कोई बोनस का आता पता ही नहीं था कि आगे जाके कभी हमने 1 अगस्त को बोनस देना है। तो अगर मैं 1 अप्रैल की अमाउंट निकाल रहा हूं तो इसके अंदर भी बोनस का इम्पैक्ट लूंगा। ठीक है, ठीक कि है। इस 2 लाख के अंदर बोनस कितना दिया है। जिस तरीके से हमने ओपनिंग में एडजस्ट किया है, तो उस बोनस से ऊपर जितनी भी अमाउंट्स होंगी इश्यू वाली, उनमें भी एडजस्ट करेंगे, ताकि पता चले कि, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा मजीद ब्रीफली समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि अब सपोज करो मैंने बोनस अभी तक नहीं दिया, मैंने पहले तो शॉर्टकट में बोनस अप्लाई कर दिया ना, हम्म, और इश्यू 2 लाख। ठीक है, तो 1 अगस्त से पहले पहले तक मेरे पास शेयर्स थे 1.2 मिलियन, राइट। तो अब जी। जब मैंने बोनस इशू किया था ऑन 1 अगस्त, तो ये तो मैंने इस अमाउंट के ऊपर किया था जो उस वक्त मेरे पास अवेलेबल थी। मैंने देखा कि यार मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल तो 1.2 मिलियन का है, और उसमें जिसके पास 5 है वो आ जाए मुझसे एक शेयर ले ले। ठीक है, तो इस दिन मैंने ये अमाउंट पे निकाला था बोनस। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं ओपनिंग को एडजस्ट करता हूँ 1 मिलियन को, तो साथ ही मुझे 2 लाख में भी इस अमाउंट को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ये बात ठीक समझ है। आती है। जी। तो 2 लाख प्लस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास ये अमाउंट आती है बोनस की स्पेसिफिक। पहले मैं जरा बोनस की स्पेसिफिक निकाल दूं। 2,40,000। 40,000। ठीक है, तो इनमें भी 2 लाख प्लस बोनस वाले 40,000 शेयर इसमें से थे। तो ये मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2,40,000 इन नेट। ठीक है, और लास्ट इशू, अब ये लॉजिक आपको मजीद क्लियर हो जाएगी कि 1 अक्टूबर को जो मैंने इशू किए, उनमें तो कोई बोनस का इम्पैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि वो बोनस देने के बाद जाके इशू किया मैंने। तो वो हम्म, सिंपली हम, अच्छा यहाँ पे एक और भी चीज आपने कंसिडर करनी है कि 2,40,000 जो है ये नहीं आएगा। अच्छा, ये इशू तो मैंने किए 1 अप्रैल को, तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने ये मेरे इस साल रहे, तो इनको मैं क्यों भाई पूरे साल की कमाई का हिस्सा दूं। इनको तो उतना ही मिलना चाहिए जितना इस साल ये इफेक्टिव रहे। तो मल्टीप्लाई बाय 9/12। ठीक है, ठीक है। इसलिए तो वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। अच्छा, ये फिर 1 लाख। अमाउंट मेरे पास आ जाएगी 1,80,000। अच्छा, अब ये बोनस के जो बाद इशू किए मैंने 3 लाख शेयर्स, ये कितना इफेक्टिव रहे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3/12। अच्छा, इसके अंदर बोनस का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि बोनस इनके ऊपर जाके कोई हमने अपने क्या कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को दिया। ठीक है, ये तो बाद में हमने इशू किए शेयर्स, तो इसीलिए इनके ऊपर बस उनका टाइमलाइन का ही फैक्टर ऐड होगा इसके अंदर। दैट विल मेक इट 75,000। और इन सबको अगर मैं नेट करता हूँ तो मेरे पास नेट अमाउंट आती है 1.455,000। ठीक है, जी। तो ये इस तरीके से आपने सवालों के अंदर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं
कि आपने ओपनिंग इशू, उनके टाइम और अपने बोनस को भी इनकॉर्पोरेट करना है हर उस डेट के ऊपर जिसमें बोनस इफेक्ट हो रहा था। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी ईपीएस के ऊपर। चलो, अब हम करते हैं सवाल की कैलकुलेशन ईपीएस की। अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर पे कितनी कमाई। तो मेरे पास अर्निंग कितनी गिवन है, 2,20,000। मैंने अभी नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लिए, 1.455 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास सेंट्स में अमाउंट आ जाएगी 15.1 सेंट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास ईपीएस कैलकुलेट हो गया। समझ आया जी। सवाल। जी। चलो, अच्छा अब समझते हैं एक और चीज होती है राइट इशू। राइट इशू क्या होता है कि मैं अपने, जब मैंने इशू करने होते हैं ना शेयर्स, तो वही बात है जिस तरीके से हम इस्लाम में कहते हैं ना कि पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, कोई अगर आपने चीज इशू करनी है तो राइट इशू में भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले आप अपने शेयर होल्डर्स को देखो, कि उनको आप ऑफर कराओ कि आप में किसी से, हम अपने शेयर इशू करने लगे हैं, हम अपना कैपिटल बढ़ाने लगे हैं, हमें मजीद पैसे चाहिए, तो आप में कोई और मजीद शेयर हमसे खरीदना नहीं चाहता। ठीक है, और अगर वो कहते हैं कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं, तो हम उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं। हम उनको कहते हैं कि हम मार्केट में चाहे 30-40 का बेचेंगे, आपसे हम नॉर्मली जो हम आपसे प्राइस लेंगे वो आपसे कम ही लेंगे। ठीक है, दिस इज राइट इशू, कि जब मैं इशू शेयर्स जो हैं वो अपने ही बंदों को करूं और वो कम प्राइस के ऊपर हो एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस, तो उसे कहते हैं राइट इशू। तो ठीक है। इसका क्या काम है ईपीएस में, समझते हैं। सबसे पहले राइट इशू प्रेजेंट स्पेशल प्रॉब्लम, दे कंट्रीब्यूट एडिशनल रिसोर्सेज, के पैसा तो आता है ऑब्वियसली, ठीक है, मैं उनको फ्री में नहीं देता बोनस की तरह, लेकिन दे आर प्राइस बिलो फुल मार्केट प्राइस। कि सपोज मार्केट में अगर मेरी शेयर की प्राइस $3 है, तो मैं उनकी $2 का तुमको दे दूंगा। ठीक है, therefore they combine the characteristic of issue at full price and the bonus issue, and the calculation of shares in issues reflect this। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम एज्यूम करते हैं इसमें कि जो $3 वाली चीज है मैंने $2 में बेची, ये तो मेरी इक्विटी में जाएगी, मैंने पैसा को कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट कर देना है। लेकिन जो $1 है इसका क्या करना है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि मैंने बोनस दे दिया, इनको इनको फायदा दे दिया, इनको फ्री के शेयर दे दिए। ठीक है, इसको आगे इसकी मैथमेटिक्स समझते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में ना थ्योरी नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है समझने वाले, इसमें यही प्रैक्टिकलिटी है और आपने यही समझना है। अच्छा, करेक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ कुछ स्टेप्स हैं इसको निकालने के। सबसे पहले ये सारे स्टेप्स अपने सवालों में हम करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं कि स्टार्ट अ नंबर ऑफ शेयर्स प्रीवियसली हेल्ड बाय द इंडिविजुअल एट देयर मार्केट प्राइस, देन ऐड इन द नंबर ऑफ न्यू शेयर्स परचेज एट द राइट प्राइस, यू कैन फाइंड द टीईआरपी। टीईआरपी हमारा पास आता है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या होता है कि नॉर्मली जो उसको मैंने अमाउंट नेट करके दी बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यूज ऑफ दीज शेयर्स बाय नंबर्स हेल्ड। अब उसने मिसाल दी है कि इफ देयर वर 1 for 3 राइट इशू, कि जिसके पास 3 शेयर्स हैं उनको एक मैं राइट पे दूंगा फॉर $3, हालांकि मार्केट प्राइस 5 है। इसका मतलब यह है कि जिसने मुझसे 3 शेयर खरीदने हैं वो तो 5 ही खरीदेगा, और राइट इशू लेने के लिए उसको एक जो मिलेगा वो 3 पे मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे नेट में जो अमाउंट मिलेगी वो 3/15, 3/515, जस्ट अ सेकंड, प्लस जो मैंने राइट इशू किया है $1 एक शेयर का $3 में, तो 3, तो 15 + 3 18 मेरे पास अमाउंट आएगी। ठीक है, तो इसको फिर मैं डिवाइड करता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए, ये इसको अलग करके यहाँ लिखते हैं। मुझे जो टोटल अमाउंट आई है $18 की 4 शेयर इशू करने के ऊपर, तो इसका मतलब यह है कि एक शेयर की जो मुझे इफेक्टिवली अमाउंट मिली हुआ है 4.5। तो अगर मैं नॉर्मली ये सेल करता तो ये तकरीबन मुझे ये जाता 4, मैंने तकरीबन 4 शेयर इशू किए और एक की प्राइस होती 5, तो $20 का 4 शेयर, तो मुझे 5 मिलने थे नॉर्मली। लेकिन राइट इशू करने की वजह से, अपने ही बंदों को बेनिफिट देने की वजह से, मुझे एक शेयर का $4.5 मिला। तो ये जो 0.5 का जो हमारे पास बैलेंसिंग इफेक्टिव अमाउंट है, इसको हम ट्रीट करते हैं कि मैंने अपने बंदों को बोनस दे दिया, फ्री का उनको बेनिफिट दे दिया। ये बात समझ आइए कि मैं रिपीट कर दूं एक दफा, जी। रिपीट कर दूं। जी। जी। ये देखो,
मैंने एक तायद की, मैंने एक वादा किया अपने तमाम शेयर होल्डर के साथ, डायरेक्टर के साथ बैठ के, कि मैं शेयर इशू करने लगा हूँ। मैंने इससे पहले कि अवाम नास के पास जाऊं, मैं अपनी शेयर होल्डर्स के पास जाता हूँ। ये क्यों जाते हैं, इसके पीछे बहुत लॉजिक्स है, लेकिन आपके चैप्टर में नहीं है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ कि ताकि आपकी जो अमाउंट है वो सिक्योर रहे। जिसके पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर हैं, अगर वो 20,000 और खरीद लेगा, तो मतलब यह है कि वो हमारा ट्रस्टेड बंदा है ऑलरेडी। ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म जो लेके बैठे होते हैं, उनको भी कंपनी बेचती है ना, ताकि जल्दी जल्दी उसके शेयर कोई बेचे ना। वरना तो मार्केट में शेयर लेने वाले अक्सर ऐसे भी होते हैं जो शॉर्ट टर्म खरीदते हैं कि हाँ भाई बस ले रहे हैं, 2 महीने बाद इसको बेच दूंगा। तो कंपनी उसको अवॉइड करना चाहती है। अच्छा, खैर, बैक टू स्टोरी। कि सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हमने थ्योरेटिकल एक्स एक्स राइट प्राइस निकालनी होती है, TERP। ये कैसे निकलती है? कि अगर मैंने चार, फॉर एग्जांपल, इसको ऐसे समझते हैं कि तीन, इसको, इस सवाल को समझ लो। ये देखो कि कंपनी ने कहा कि जिसके पास जिस 3 शेयर हैं, जो 3 शेयर मुझसे खरीदेगा, उसको मैं एक शेयर जो है वो $3 को दूंगी। हालांकि पांच, कंपनी का जो मार्केट प्राइस रेट है उस शेयर का, वो $5 है। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये बात करता ही ना, तो 3 + 1, 4 शेयर अगर मैं मार्केट में बेचता और एक का मुझे $5 ही मिलता, तो मुझे 20 का बेनिफिट होता। हम्म। ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 शेयर, तो इसका मतलब ये है कि एक शेयर की मेरी प्राइस 5 थी, जो हमने यहाँ पे लिख रखी भी है। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग में ये चीज कर। अब कंपैरिजन करना है इसका, कि कंपनी ने क्या बात कर दी, कि 3 शेयर जो मुझसे खरीदेगा मार्केट प्राइस के ऊपर 5 का, उसको एक शेयर में सिर्फ 3 का दूंगी। तो कंपनी को इफेक्टिवली अब 20 नहीं, $18 है। तो कंपनी ने देखा थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, TERP कितनी है, तो कंपनी ने ये टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ शेयर इशूड के साथ डिवाइड किया, तो उसके पास आया 4.5। अब कंपनी के उस एक शेयर की अमाउंट जो मार्केट में लगी है, वो 5 नहीं बल्कि 4.5 है। ठीक है। जस्ट बिकॉज कंपनी ने राइट इशू किया, 5 वाली चीज 3 की दे दी। ठीक है। ठीक है। तो जी। ये जो, अच्छा, ये सी 4.5 को कहते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, TERP। तो ये जो अकाउंटिंग हमारा I33 कहता है कि यार, ये जो तुमने 5 वाली चीज 4.5 में बेची, 0.5 का क्या करना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ट्रीट करो कि तुमने अपने बंदों को ये बोनस दे दिया। बोनस क्या होता है? कि फ्री की आपने उसकी शेयर दे दी। कितना शेयर बनेगा ये तकरीबन, अगर फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 5 का है ना, तो तकरीबन समझो कि उसका कुछ ऐसा आपको, आपने उसको फ्री का दे दिया 0.5। ये जब आगे नंबर ऑफ शेयर्स मजीद बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो। ठीक है। तो ठीक। अभी आपको ये थ्योरी पीछे होनी चाहिए कि राइट इशू करने की वजह से जो इफेक्टिवली मैं कम प्राइस ले रहा हूँ, उसमें जो बैलेंसिंग अमाउंट है, अगर मैं फुल में बेचता, तो वो हमारे पास बोनस है, जो कि मैंने अपने शेयर होल्डर्स को, जिनको राइट इशू किए हैं, उनको बेनिफिट दे दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं बोनस फ्रैक्शन। ये दूसरा स्टेप होता है। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, यानी कि ये 4.5 निकालने के बाद अगला हमारे पास स्टेप होता है कि हम इसको देखते हैं कि इसमें फ्रैक्शन का फर्क कितना आ रहा है। ठीक है। तो इसको कहते हैं बोनस फ्रैक्शन। इसका आगे इस्तेमाल होता है वेटेड एवरेज के अंदर। और फिर हम उस तरीके से वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं, और फिर हम आखिर में EPS निकाल लेते हैं। ठीक है। तो उसी की यहाँ पे बातें हुई हैं कि ड्रॉ द यूजुअल टेबल फॉर, वही अमूमन जो आप टेबल बनाते हो, नंबर ऑफ शेयर्स व्हाइल डूइंग द बोनस फ्रैक्शन वुड बी अप्लाइड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईयर। अब जाहिर सी बात है, अगर मैंने इसको 0.5 को बोनस ट्रीट किया हुआ है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि इसको तो मुझे साल के शुरू से इफेक्टिव समझना पड़ेगा। तो वही है कि बोनस फ्रैक्शन के साथ हम बोनस की अमाउंट निकाल लेते हैं। ठीक है। और उसको हम स्टार्ट ऑफ द ईयर ही अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अप टू डेट ऑफ राइट इशू, जब तक वो इशू राइट, जो शेयर्स हैं वो राइट इशू नहीं हुए, बट नॉट आफ्टरवर्ड। जिस तरीके से बोनस इशू करने के बाद वाले इश्यूज के अंदर हमने ये फैक्टर नहीं लिया था। हम्म। ठीक है। ठीक है। फिर हमारे पास EPS हमने निकाल लेना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब यह है कि इस साल हमारे पास कितने इफेक्टिवली एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स रहे। अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट नॉट यूर आस्क टू स्टेट द प्रायर ईयर EPS, देन यू सिंपली the prior EPS multiplied by the inverse of bonus fraction. This calculation effectively increase the number of shares in the previous year's calculation. कि अगर आपके पास राइट इशू का मामला आ जाए, ठीक है, उसके अंदर हमने देखा था कि हमने EPS दोबारा ही कैलकुलेट कर लिया था। तो सिंपली आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल, ये आपको शॉर्टकट बता रहा है कि EPS पिछले साल का 4.5 ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, लेकिन इस साल आपने राइट इशू कर दिया,
और आपके पास जो बोनस फ्रैक्शन यही पकड़ लेते हैं, ये है। तो अगर आपने इसको रिस्टेट करना है ना, अब दोबारा आप ना उसको पूरी कैलकुलेशन में घुसो के वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर पिछले साल के निकालो, उसका ओपनिंग निकालो, उसमें बोनस ऐड करो, फिर उसके अंदर साल जितने इशू हुए हैं फिर उनको निकालो। और आपको शॉर्टकट कहना है कि 4.5 को पकड़ना है, और इसका जो इनवर्स है ना, 4.5 डिवाइडेड बाय 5, इस इसका ऑपोजिट जो है ये निकालोगे तो आपके पास रीस्टेटेड ईपीएस आ जाएगा। ठीक है। सबसे और सर रिपीट करिएगा। हमने कहा था ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल बोनस आता है कहीं पे, हम्म, उस साल की ओपनिंग में उसको एज्यूम करते हैं, और जब ओपनिंग हमने चेंज कर लिया अपना, ठीक है, 1 मिलियन का ओपनिंग था, उसमें 2 लाख बोनस डाल दिया था, तो हमारा ओपनिंग ही चेंज हो गया था, 1.2 मिलियन हो गया था। जी। और फिर हमने इस सवाल में देखा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये वाला, कि चाहे पिछले साल नंबर शेयर साल के आखिर तक 1 मिलियन ही हमने शेयर इशू किए थे, फिर भी हमने तकरीबन 12 लाख शेयर हमने समझे थे। क्यों? क्योंकि अगले साल की अमाउंट में बोनस आ गया था, अगले साल की ओपनिंग जब रीस्टेट हुई तो पिछले साल का क्लोजिंग भी रीस्टेट हो गया, जी। इसलिए हमने इसको रीस्टेट किया था। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ, ये रहा। तो अच्छा, जब ये ओपनिंग एडजस्ट होगा तो पिछले साल का क्लोजिंग हमें रिस्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पिछले साल का क्लोजिंग अब आपको रिस्टेट करना पड़ेगा, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पिछले साल का ईपीएस आपने उस साल के आखिर तक निकाला था, कोई भी अमाउंट निकाल लो 4.2। ठीक है, अब आप इसको रिस्टेट कैसे करोगे? अब आप क्या करोगे, पिछले साल का प्रॉफिट पकड़ोगे, उसमें फिर पूरी कैलकुलेशंस करोगे, एडजस्टमेंट्स करोगे शेयर की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, इरिडीमेबल की। ठीक है, और फिर उसके बाद आप दोबारा से वेटेड नंबर ऑफ एवरेज, ये तो सवाल हमारे पास आसान था ना, तो हमने इसकी कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हमने हम्म, सीधा सीधे 1.2 मिलियन ले लिया। लेकिन जब आप दोबारा रिस्टेट करोगे ना तो पूरी उलझन में पड़ जाओगे कि आप पिछले साल का ओपनिंग पकड़ोगे, ठीक है, उसके अंदर उस बोनस को इनकॉर्पोरेट करोगे, फिर जो साल जितने शेयर्स आए, जितने लोग गए, कितने कंपनी ने राइट इश्यूज किए, और फिर आपके पास एक दोबारा एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। ठीक है, और फिर आप उसको डिवाइड करोगे, और फिर आपके पास एक रिस्टेटेड पिछले साल का ईपीएस आएगा। तो ये यहाँ पे इस पैरा में सिंपली आपको सिर्फ थ्योरेटिकली एक बात बता रहा है कि अगर आपने ना एक साल का ईपीएस आपके पास आ गया है, और राइट इशू की वजह से अब आप चाह रहे हो, अब मैं क्यों इसको रिस्टेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी बात किया है कि राइट इशू में जो मार्केट वैल्यू से इशूड वैल्यू के दरमियान जो फर्क है 0.5 का, इसको मैं करता हूँ बोनस ट्रीट। ठीक है, तो जब इसको मैं बोनस ट्रीट कर रहा हूँ और अपने साल की ओपनिंग में इसको एडजस्ट करूंगा तो पिछले साल का क्लोजिंग मुझे रिस्टेट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, तो सिंपली स्टैंडर्ड आपको कह रहा है कि आप उस पूरे झंझट में ना पड़ो, आपने ये जो बोनस फ्रैक्शन है ना इसका इनवर्स ले लो, मल्टीप्लाई कर दो इसको इनवर्स के साथ। इनवर्स कैसे होता है कि आप डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना दो, और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, और आपके पास ये एडजस्टेड ईपीएस इससे आ जाएगा, विच विल बी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4.2 के साथ करेंगे। 1 मिनट, ये 4.2 जो पिछले साल का मैंने एज्यूम किया कि ईपीएस था, एज्यूम किया मैंने। ठीक है। ठीक है, इस साल का जो मेरे पास ये बोनस फ्रैक्शन आया, उससे मैंने इसको रिस्टेट किया, तो मेरे पास अमाउंट अब आती है 4.05। ठीक है, तो इन शॉर्टकट में मेरे पास पिछले साल का ईपीएस रिस्टेट हो गया। मुझे पिछले साल की कैलकुलेशन में किताबें नहीं खोलनी पड़ेंगी कि यार उस साल कितने शेयर्स थे, क्या कहानी थी, टाइमलाइन निकालो, कितने आए कितने गए, अच्छा ओपनिंग एडजस्ट करके आप बताओ। ठीक है, ठीक है। तो ये तो अभी बेसिक सा सवाल है ना, वरना कंपनी कितनी दफा बोनस इशू करती रहती है, कितनी दफा, तो बड़े मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना इस चीज को दोबारा के। हाँ भाई, इस बोनस से पहले देखो कितने शेयर इशू हो गए, उसके अंदर इस फैक्टर को डालो, इस तरीके से पूरा। तो इसको शॉर्टकट में आपने ऐसे करना है कि पिछले साल का जो भी सवाल में ईपीएस गिवन होगा, उससे आपने बोनस फ्रैक्शन को इनवर्स मल्टीप्लाई कर देना, तो पिछले साल का ईपीएस रिस्टेट हो जाएगा। ठीक ठीक है। है, अच्छा ये सवाल आ गया एक और हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि एंटिटी ने इशू किए, 1 मिनट, हाँ अच्छा, एंटिटी ने इशू किए 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय वे ऑफ राइट इशू। राइट इशू किया कंपनी ने कि जिसके पास दो हैं, वो मेरे पास आके एक शेयर 1.5 का ले ले ऑन 1 जुलाई 2004। हालांकि मार्केट में उसकी प्राइस 3 है। वही कॉन्सेप्ट के, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ओवरऑल 3 शेयर इशू हुए, और मार्केट में उसकी प्राइस अगर कंपनी मार्केट में जाकर सीधा बेच देती तो उसको $9 मिलते।
लेकिन चूंकि कंपनी अब इसको राइट इशू कर रही है, तो दो की तो उसको $3 मिलेंगे, प्लस जो एक वो राइट इशू कर रही है उसका कंपनी को 1.5 मिलेगा। तो तकरीबन 4.5 6 और ये 7.5 कंपनी को मिल रहा है। ठीक है। तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है तकरीबन 2.5 की, नहीं 1.5 की, इसको मैं ज्यूम करते हैं कि हमारे पास बोनस है। ये क्यों बेनिफिट दे रहा हूँ उसको मैं यार, मैं $9 वाली चीज को 7.5 में दे रहा हूँ, क्यों बेनिफिट दे रहा हूँ? तो उसको हम ट्रीट करते हैं ये बोनस ही है, कि जो मैंने अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया। ये ऐसी है कि मिसाल समझाने के लिए मैं कहूँ कि आपके पास कोई एसेट था, ठीक है, आप अपने किसी फ्रेंड को वो 80 का दे दिया। अब आप अपनी सपोज आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, तो आप उसको 20 का क्या करोगे? उसको ना क्या करोगे कि उसको आप डोनेशन में डाल दोगे कि यार मैंने उसकी मदद प्रतिशत का दे दिया उसको 20 रुपए का। ठीक है। तो कंपनी भी यहाँ पे यही कर रही है कि उसको बोनस ट्रीट कर रही है, यार उनको मैंने जो 1.5 डॉलर का जो बेनिफिट दिया ये मैंने बोनस कर दिया, उसको सदका दे दिया, ठीक उसको है। फायदा दे दिया। इससे क्या होता है कि हमारे शेयर होल्डर खुश हो जाते हैं, रिटेन होते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि इस कंपनी के साथ लॉन्ग एसोसिएशन हो, जल्दी इसके शेयर्स ना बेचें और मजीद इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि यार हमें तो बोनस मिल रहा है, राइट इश्यूज मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल के ऊपर आते हैं। कंपनी ने इशू किए एक शेयर फॉर एवरी टू एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड बाय द वे ऑफ राइट इशू, कुछ सारी हुई कहानी। प्रॉफिट उसने हमें दिया हुआ है और हमारे पास ये नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने दिए हुए हैं। तो सबसे पहले स्टेप वन हमारे पास होता है, हम वही स्टेप राइट इशू वाले सारे फॉलो करते हैं। स्टेप वन हमारे पास था कि हमने ये ये रहा कि हमने TERP निकालना है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपने देखना है कि पहले कंपनी को अमूमन, एक मिनट, हाँ, पहले, यहाँ मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, दो शेयर्स के ऊपर एक शेयर की प्राइस अगर 3 है तो कंपनी ने $6 कमाने थे। ठीक है। अब जो कंपनी वो $1 जो ऊपर दे रही है, जो कंपनी को ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की भी है ये वाली, वो कंपनी को राइट इशू की वजह से 3 का नहीं 1.5 का दे रही है, तो इफेक्टिवली कंपनी को पैसे कितने मिले? 7.5। उसके अगेंस्ट कंपनी ने इशू किए 3। हम्म, आप इसको डिवाइड करोगे इसके साथ, तो आपके पास अब शेयर्स की एडजस्टेड अमाउंट आ जाएगी, पर शेयर वैल्यू आ जाएगी, विच विल 2.5। तो इफेक्टिवली एक चीज की मार्केट में प्राइस 3.5 है, लेकिन राइट इशू करने की वजह से एक शेयर जो मैंने उनको 1.5 का दिया, इफेक्टिवली मैंने उनको एक जो शेयर है वो 2.5। इसको कहते हैं TERP, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। स्टेप वन होता है हमें इसको कैलकुलेट करना होता है कि राइट इशू करने के इफेक्टिवली मेरे एक शेयर की कीमत क्या है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप टू कि हम वो बोनस फ्रैक्शन निकालते हैं। इसमें अभी ये भी तो देखना है ना कि टोटल कितनी आनी थी और फिर डिफरेंस कितने का है। नहीं, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि बोनस कैसे इनकॉर्पोरेट होता है, वो इसके ठीक है। स्टेप्स में इन्वॉल्व नहीं है। वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए मैंने अलग करके यहाँ लिखा हुआ था ये, कि ठीक वो है। जो अलग अमाउंट होती है ना उसको समझते हैं बोनस है। अच्छा, बोनस फ्रैक्शन का ये होता है फॉर्मूला यहाँ पे कि मार्केट प्राइस बिफोर इशू, कि मार्केट में क्या प्राइस है और आपने अपने शेयर की अब आपकी क्या थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस है, ड्यू टू दिस राइट इशू, एंड दैट विल बी, मार्केट में हमारी प्राइस थी 3 और हमने 2.5 का दिया। तो इसको आप ऐसे ही लेके चलोगे, पॉइंट्स में लेके चलते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास फिगर तो आती है लेकिन हम उसे राउंड ऑफ करना पड़ता है मजबूरन। ठीक है। तो उससे यह है कि थोड़ा सा ना प्लस माइनस हो जाता है, तो आप इसको हर सवाल के अंदर बस ऐसे ही लेके चलोगे। आपने क्या करना है, मार्केट प्राइस को डिवाइड कर देना है TERP के साथ, तो इस अमाउंट को ऐसे ही लेके आगे चलना है। आगे इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा वो देखते हैं। उसके बाद हमने बनाना है, अच्छा थोड़ा सा स्लाइड्स को शॉर्ट डाउन करने के लिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैंने थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस TERP निकाल ली 2.5, ये मेरे एक शेयर की इफेक्टिवली वैल्यू है पर शेयर ड्यू टू राइट इशू। स्टेप टू में मैंने बोनस फ्रैक्शन निकाल लिया 3/2.5। और अब स्टेप थ्री मेरे पास है वेटेड
एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि डिनोमिनेटर में आता है इन ईपीएस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वही टाइमलाइन बनाऊंगा कि एक एक साल कौन सा है, 2008। ठीक है, कंपनी के पास ओपनिंग में क्या माल पड़ा था, कितने शेयर्स पड़े थे? तो पिछले साल के आखिर में ये पड़ा, 2007 के आखिर में 8 लाख पड़ा था, तो इसका मतलब है कि 2008 की ओपनिंग में 8 लाख पड़ा है। अब ये बात आपने समझनी है कि हमने देखना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रुक के, कि कंपनी ने राइट इशू कब किया, ऑन 1 जुलाई। तो हम्म, उससे पहले जितनी भी अमाउंट्स होंगी, चाहे वो ओपनिंग की है चाहे वो इशू की है, आपने ये बोनस फ्रैक्शन उसके साथ लगा देना। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास है 3.3 डिवाइड बाई 2.5, और मल्टीप्लाई बाय, ये तो ओपनिंग पूरे साल ही इफेक्टिव था, 12/12, ये लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो मेरे हम्म, पास 960 ओपनिंग अब एडजस्ट होके आ गया। 8 लाख वैसे था, लेकिन उसके अंदर बोनस का एलिमेंट भी मैंने इनकॉर्पोरेट किया ड्यू टू राइट इशू। अगर तो बोनस डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर सकता, फॉर एग्जाम्पल वो कह देता कि 8 लाख, और जिसके पास 5 शेयर है उसको मैं एक बोनस दे रहा हूँ, तो मेरे पास एक अमाउंट आ जाती, और सिंपली वो अमाउंट इसमें ऐड कर देता, जिस तरीके से हमने पिछले बोनस के प्योर सवालों में किया। लेकिन राइट इशू का मसला यह है कि उसके अंदर कुछ अमाउंट बोनस की होती है, तो इसीलिए हम बोनस फ्रैक्शन लगाते हैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास ये बोनस फ्रैक्शन आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके पीरियड आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास एडजस्टेड ओपनिंग हमारे पास आ गया 960। अगर आपसे वैसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर बोनस का एलिमेंट कितना है, तो आप बता सकते हो? 1,60,000। यस, एग्जैक्टली। सो उसके बाद क्या हुआ कि हमने साल के बीच में राइट इशू किया। ठीक है, अच्छा, अब ये समझना है आपने कि राइट इशू कैसे कैलकुलेट करना है। कि सबसे पहले ये आपने ये देखना है कि राइट इशू किया कितने शेयर से। वो ये हमारे पास है कि इसका वैसे एक शॉर्टकट तरीका भी है, मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो, कंपनी की ओपनिंग में था 8 लाख, कंपनी के क्लोजिंग में है 12 लाख। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी ने थ्रू आउट द ईयर 4 लाख शेयर इशू किए। और इस सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कंपनी ये नॉर्मल तरीके से भी कोई शेयर इशू किए हैं या बोनस दिया है। तो हम इफेक्टिवली ये ट्रीट कर सकते हैं, यही हमारे पास राइट इश्यूज है। हम्म, ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो ये है कि, अच्छा, एक और चीज भी इसमें थी। अच्छा, ये 8 लाख जो आ रहा है ना मेरे पास, एक सॉरी 4 लाख जो मेरे पास अमाउंट आ रही है, इसमें बोनस का एलिमेंट मुझे अब निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोनस ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया ओपनिंग में। ठीक है, हम्म, अब राइट इशू को मैं ऐसे ट्रेड करूंगा कि ये प्योरली मैंने जो अपने शेयर इशू किए हैं, क्योंकि उसका जो फ्री वाला एलिमेंट था, जो मैंने अपने अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया, वो तो ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया है। अब जो बाकी इशू मैं कर रहा हूँ उस पर तो पैसे ले रहा हूँ पूरे पूरे मैं, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं ये, अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए राइट इशू ना भी लिखूं, तो इशू लिखूं सिर्फ न्यू इशू, क्योंकि इस राइट इशू का जो बोनस वाला फ्री वाला जो पोर्शन था वो मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। अब बाकी की जो अमाउंट है उसके अगेंस्ट मैंने कंसिडरेशन लिया है, मैंने रिसोर्सेज दिए, मैंने पैसा लिया है, मैंने अपने शेयर इशू किए। तो इसका हम्म, मतलब ये है कि तकरीबन अ, जो 4 लाख है, एक मिनट, 960 में आपने 16 वहां से निकाला 160, तो 4 लाख बोनस का क्या एलिमेंट है, 160 का। तो ये जो बाकी जो शेयर्स मैंने इशू किए हैं, दैट आर, जस्ट अ सेकेंड, 400 माइनस 160, दैट आर 240। अच्छा, ये प्योरली मेरे इशूड शेयर है। मैंने इफेक्टिवली 4 लाख शेयर इशू किए, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ ड्यू टू दैट फ्रैक्शन कि उसमें जो 1,60,000 के शेयर थे वो बोनस इशू थे, उसको हम्म, मैंने ओपनिंग में एडजस्ट भी कर दिया। अपनी ओपनिंग को 8 लाख से मैं 9,60,000 पे ले गया। इसका मतलब ये है कि जो बैलेंसिंग मेरे पास 2,40,000 शेयर हैं, ये मेरे प्योर क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, इसके अगेंस्ट मैंने पैसे भी लिए हैं। ठीक है, और इनको अब मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा कितने साल में ये इफेक्टिव रहे, 6 महीने। तो 6/12, तो तकरीबन इसका आधा, 1,20,000। तो नेट होके ये तकरीबन 10,80,000
एक अमाउंट आती है। तो ये बात समझ आई? जी सर। ठीक है। उसके बाद अ, हमारे पास फिर कोई प्रॉफिट की बात नहीं गिवन, तो प्रॉफिट हम यही कंज्यूम करेंगे। अगर मेरे पास दोनों सालों का मुझे ईपीएस निकालना पड़े, 4,60,000 और पिछले साल का हमारे पास, ये देखो, हमने अब पिछले साल का जो ओपनिंग है ये भी निकाल लिया, तो पिछले साल का ईपीएस एडजस्टेड निकाल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो 8 लाख था, लेकिन जी बोनस का एलिमेंट डालने के बाद अब ओपनिंग इस साल का मेरा जब चेंज हो गया है, तो पिछले साल का क्लोजिंग भी चेंज हो गया होगा। तो डिवाइडेड बाय 960 इंस्टेड ऑफ 8 लाख, तो मेरे पास एडजस्टेड ईपीएस आ जाएगा 47.9। ये था 2007 की कहानी। 2008 पे अगर मैं आऊं, तो 2008 में मेरे पास प्रॉफिट है 550, और इस साल तक मेरे पास शेयर्स कितने हो गए थे? 10,80,000। तो 50.92 सेंट्स। ठीक है। अब जस्ट सेकंड। ठीक है। अब ये मेरे साथ वो कॉन्सेप्ट समझना जो आखिरी पैरा में था, ये वाला। ठीक है। इनवर्स वाली क्या बात हो रही? अब अगर फॉर एग्जांपल आपको सवाल में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, पिछले साल का प्रॉफिट गिवन था, पिछले साल के शेयर्स गिवन थे, आपको बस कहता है कि ईपीएस है, इसको रिस्टेट करना है, आपको पिछले साल का भी ईपीएस रिस्टेट करना है। ठीक है, आपको इस तक पहुंचना है। तो मैंने क्या कहा था कि आपने पिछले साल के शेयर्स लेने हैं, पिछले साल का ईपीएस लेना है। पिछले साल का ईपीएस कैसे निकलता? प्योरली उस साल तो नहीं पता ना, हम 2007 में खड़े हैं, ये तो जो मामला हो रहा है राइट इश्यू वाला, ये तो 2008 में हो रहा है। 2007 में जब मैं ईपीएस कैलकुलेट करूं, तो मेरे पास ईपीएस आना चाहिए था सिंपली 460 डिवाइडेड बाय 8 लाख की, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाय 100, 57। सर जी। ठीक है, 57.5। ये मैं कैलकुलेट करके बैठ के गया था आराम से सुकून से। मुझे कोई नहीं पता था अगले साल में क्या होने वाला है, मुझे कोई ऐसी कोई गैबी इल्म नहीं है। अगला साल हुआ, अगले साल इशू हो गए, अगले साल की ओपनिंग चेंज हो गया, तो पिछले साल का क्लोजिंग भी चेंज हो गया होगा। अब मुझे दोबारा से यार इस फिगर को रीस्टेट करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि वैसे उस तरीके से हमने निकाल लिया जब हमारे पास सिंपल डाटा था, तो यहाँ पे अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहो, तो वो शॉर्टकट आपको जो लास्ट पैरा में गिवन था वो ये था कि इस अमाउंट को पकड़ो जो आपका अगले साल राइट इशू हुआ और आपने एक बोनस फ्रैक्शन निकाला, इसका इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना 2.5 डिवाइडेड बाय 3 के साथ करना, 47.9 में। 47.9। ये वो बात कर रहा था, 47.9। ठीक है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, एक शीट बचा लिया हमने। अच्छा, एक और सवाल है हमारे पास, इसमें हमने क्या कहते हैं, बेसिक ईपीएस निकालते हैं। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, मतलब पिछले साल का भी यानी कि 2001 का भी हमने ईपीएस निकालना है। अच्छा, एक 31 अक्टूबर 2001 को इशू किया हमने शेयर इशूड शेयर कैपिटल, यानी कि हमारे पास पिछले साल की क्लोजिंग, यानी कि इस साल का ओपनिंग है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हमारे पास हैं? 4 मिलियन। ठीक है, और एक की प्राइस हमारे पास है 25 सेंट्स, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। साल के बीचों बीच एंटनी ने फिर राइट इशू किया 144, कि जिसके पास 4 हैं वो आके एक हमसे आधी कीमत ले जाए। ठीक है। हमारे पास एट 50% शेयर्स वर कोटेड इमीडिएटली बिफोर द इशू ऑफ $1। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कंपनी के पास जो आम आवाम के सामने जो कंपनी जाके शेयर बेचती है वो $1 का बेचती है, लेकिन कंपनी ने उनको 50 सेंट्स का, यानी कि $0.50 का शेयर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये कुछ अमाउंट्स गिवन है प्रॉफिट की, और हमने ईपीएस निकालना है। तो सबसे पहले वही 4 स्टेप्स, के राइट इशू की जब भी बात होगी, ये 4 स्टेप्स जो आपके पानी की तरह आपको समझ में आने चाहिए। सबसे पहले आपने निकालने हैं TERP, कि इस राइट इशू की वजह से इफेक्टिव मेरे एक शेयर की क्या वैल्यू है। हम्म। 4 जो मैंने बेचे
4 जो मैंने बेचे वो तो मैंने नॉर्मल प्राइस पे बेचे। हाँ, उनको बोला 4 जो लेगा उसको जो अगला शेयर है वो $0.5 का पड़ेगा। तो 0.5, टोटल में मेरे पास अमाउंट आई 4 की, $5 की, 4.5। वो वैसे ही मैं आपको समझाने के लिए कहता था कि ये 4.5 जो निकली, अगर आप नॉर्मली $5 एक पे बेचते तो आपको 5 मिलने थे, लेकिन आप मजबूरन 4.5 मिल रहे हैं, लेकिन इसका कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। ठीक है। ये जो जो बैलेंसिंग 0.5 का एलिमेंट होता है इसको हम बोनस कहते हैं। खैर, तो टीआरपी अगर मैं निकालने पे आऊँ तो टीआरपी कैसे निकलती है, इसको इससे डिवाइड करूंगा, कितने जितने मैंने शेयर इशू किए, जितने मैंने अमाउंट इन रिटर्न ली, तो मेरे पास तकरीबन टीईआरपी मेरे अब इफेक्टिव एक शेयर की वैल्यू $1 नहीं बल्कि $0.9 है। हम्म, करेक्ट। जी। नेक्स्ट, जरा एक मिनट, शीट्स है मेरे पास? नहीं। टीआरपी मैंने निकाल ली $0.9। फिर स्टेप 2, बोनस फ्रैक्शन। एक हम्म। मुझे मार्केट में मिलता है इस बोनस का रेट, लेकिन मैंने अपने जो शेयर होल्डर्स दिए 0.9 कर दिया। स्टेप 3, वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, वेनस। अच्छा, ओपनिंग साल शुरू होने से पहले मेरे पास कितने शेयर्स थे? ऑन फर्स्ट 2002। ठीक है। 8 लाख, सॉरी कितने थे, ये रहे, 4 मिलियन 40 लाख मेरे पास शेयर्स पड़े हुए थे। ठीक है, अब इसके ऊपर अब वही बात कि आपने बोनस फ्रैक्शन लगा देनी है, क्योंकि साल के बीच के अंदर हुआ है तो मतलब ओपनिंग के ऊपर ये लगेगा। और 12/12, इसको ना भी लगा तो आपके पास एडजस्टेड ओपनिंग आ जाएगा, दैट विल बी, जस्ट अ सेकंड, बड़ी अमाउंट हो गई है कैपिटल यार, कोट। पास 4.444444, 3 दफा 4 मजीद है। ठीक है, ओपनिंग मेरा अब इसके अंदर बोनस का भी एलिमेंट आ गया है। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास मैंने इशू किया, राइट इशू किया इन द मिडल ऑफ द ईयर ऑन 1 जुलाई 2002। ओके, अब जो मैंने इशू किया वो कितने किए मैंने, वो ये कह रहा है आपको कि आपने जिसके पास 4 थे उनको एक दिया। तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ मैंने कितने इशू किए, 4 मिलियन। इससे पहले यही अमाउंट है मेरे पास, कोई इशू और नहीं हुए तो मैं इसी को लूंगा। जिसके पास 4 हैं मुझसे आके एक और ले जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इशू किया, 1 मिलियन। या 1 मिलियन, 1 मिलियन मैंने इशू किया। और उसमें अब वही वाली पुरानी बातें, 1 मिलियन तो मैंने इशू किया, उसमें बोनस वाला जो फैक्टर है वो ऑलरेडी मैं ओपनिंग में एडजस्ट कर चुका हूँ। तो ये बोनस बोनस कितना दिया तकरीबन मैंने, बैलेंसिंग यहाँ से सारे उठा लेते हैं, 6 4 जो हमारे पास हैं, ये मैंने बोनस दिया हुआ था जिसको मैंने ओपनिंग में ऐड कर लिया ऑलरेडी। तो बाकी मेरे पास जो इफेक्टिव बैलेंसिंग अमाउंट आती है, दैट इज 6। ठीक है, ये मेरे पास इफेक्टिव वो अमाउंट आती है जिसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिले। ठीक है, तो ये साल के 6 महीने इफेक्टिव रहा, तो ये हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, तो मेरे पास थ्रू आउट द ईयर टिल द क्लोज ऑफ दिस ईयर तकरीबन, just a second, 7 दफा 4, 4722 हाँ, 4722 एंड 222। ठीक है, तो मेरे पास ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, सिंपल। और उसके बाद मैंने क्या कहते हैं कि ईपीएस कैलकुलेट करना है। तो ईपीएस स्टेप नंबर 4, 2001 का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 320 इसका प्रॉफिट है, और ओपनिंग जो मैंने अब एडजस्ट कर लिया है ये वाला इस्तेमाल होगा, 7 टाइम्स 4,
तो मेरे पास अब एडजस्टेड ईपीएस आ जाएगा 7.2। 7.2। और 2002 का अगर मुझे कहा जाए निकालो तो प्रॉफिट कितना था इसका, 425,000 डिवाइडेड बाय इस साल शेयर्स कितने साल के आखिर तक रहे, तो 4.72 मिलियन। तो 4722222 9। 9 सेंट्स। ठीक है, अब इस 9 सेंट्स को अब अगर आप इस पिछले साल का ईपीएस निकाल के उसके ऊपर ये वाला फैक्टर लगा दोगे तो वो तरीका भी निकल आएगा, बट वो जस्ट ऐसी एक बात थी। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक। हमने चारों स्टेप्स लगा के ईपीएस कैलकुलेट कर लिया, बेसिक ईपीएस। ओके सर। अब ये थी बेसिक ईपीएस की बात। इसके अंदर हमने समझा कि प्रॉफिट को कैसे आपने एडजस्ट करना है। वो बात आपने नहीं बोलनी जो हमने यहाँ पे की है सारी। किधर गया किधर गया किधर गया, ये वाली। ठीक है, कि आपने ऑर्डिनरी शेयर्स लेने, अगर तो सवाल दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं दे रहा तो आपने उसमें से प्रॉफिट में से, प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट पैट जो ऊपर आती है, अर्निंग जो हर सवाल में हम सिंपली उठा रहे हैं सवाल से और उसको नीचे सारा डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके अंदर से आपने पहले तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर करना है, अनलेस वो सवाल में खुद ही कह दे कि यार ये तुमने डिडक्ट नहीं किया हुआ, फिर डिडक्ट कर लो। ठीक है, ठीक। इरिडीमेबल में दो है, कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव हर हाल में आपने डिडक्ट करने हैं, और नॉन क्यूमुलेटिव से तभी करने जब सवाल क्या है कि हमने डिक्लेयर किए। ठीक है, इससे आपका ठीक आ है। जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर उसके बाद आपने नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं थ्रू दिस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। उसके अंदर हमने देखा कि ओपनिंग के अंदर बोनस एडजस्ट होता है। राइट इशू के अंदर क्या होता है कि हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं और उससे हम अपना जो बोनस वाला एलिमेंट होता है वो ओपनिंग के अंदर एडजस्ट करते हैं, और फिर बाकी इश्यूज निकाल के हम दोनों सालों का ईपीएस निकाल लेते हैं। एक थ्रू क्विक सी डिवीजन थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर। डिल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर बना होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट से। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको अंदेशा हो, आपको खर्चा हो कि अगले कुछ सालों में आपको कुछ खर्चा हो सकता है, तो आप उसको अभी रिकॉर्ड कर लो, प्रोविजन ही सही। ठीक है, उसी प्रोविजन भी उसी कॉन्सेप्ट पे बनी है। तो डिल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर ये कहता है कि अगर आपसे किसी ने मुस्तकबिल में, फ्यूचर में आपसे शेयर्स लेने हैं, तो आप वो भी लगा के हिसाब लगाओ कि आपकी ईपीएस क्या बनती है। ठीक है, हम तो बेसिक ईपीएस में क्या कर रहे थे कि हमारे इस साल में जितने शेयर्स होते थे उसको डिवाइड कर रहे थे, उसके हिसाब से ईपीएस निकाल रहे थे। डिल्यूटेड में ये कहता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी से वादा भी किया हुआ है कि आप उनको 2 साल बाद 3 साल बाद शेयर्स देने हैं, या उनके पास ऑप्शन है शेयर्स लेने का, तो वो भी आप शेयर्स निकाल के उनके ऊपर निकालो ईपीएस। तो ये ईपीएस अमूमन कम आता है बेसिक ईपीएस से, क्योंकि इसके अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो बेसिक ईपीएस से बड़ा होता है। अगर फॉर एग्जांपल इस साल मेरे 1 लाख शेयर्स थे, तो डिल्यूटेड ईपीएस में मैं अगले सालों में फॉर एग्जांपल किसी को अगर 20 लाख शेयर्स इशू करने हैं अपने, तो 1,20,000 लूंगा। अर्निंग्स तो मेरी वही आएंगी साल की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे कर लो 1.1 मिलियन। ठीक है, तो इस तरीके से जब डिनोमिनेटर मेरा बड़ा होता है डिल्यूटेड ईपीएस में, तो इसीलिए कंपैरेटिवली ये अमाउंट जो है उससे बेसिक ईपीएस से छोटी रहती है। लेकिन ये है कि इससे जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि कंपनी के पास एवेंचुअली कितने क्या कहते हैं कि अर्निंग्स का हिसाब किताब है, अगर वो अपने उन बंदों को भी क्या कहते हैं अर्निंग्स का हिस्सा दे दें जो अब फ्यूचर में उनको आके उनसे शेयर लेने। ठीक है, ठीक है। ये बहुत एक बेसिक सी डिल्यूटेड ईपीएस की मैंने आपको थीम बताई है। तो ये फर्क है दोनों के दरमियान, बेसिक ईपीएस इस साल का सिर्फ ईपीएस, और डिल्यूटेड ईपीएस के आगे भी जो मुझसे आके रिडीम करवा सकते हैं, मुझसे आके शेयर्स ले सकते हैं, उनको भी ऐड कर। ठीक है, जी। जस्ट सेकंड, चार्जिंग भी।
चलो, आई एम बैक इनटू द गेम। आप हुई हो? हेलो, आवाज आ रही? जी सर। अच्छा। डी DEPS हम कर रहे थे कि डिल्यूटेड EPS प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे बनता है, वही बेसिक थीम इसके पीछे भी, कि अगले सालों का भी जो आपको खर्चा है कि आके आप आपसे लोग शेयर्स ले सकते हैं, आप उसको अभी ही इनकॉर्पोरेट कर दो इसके अंदर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में इंक्रीज इन द फ्यूचर। क्यों इंक्रीज कर सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल? ड्यू टू सर्कमस्टांसेस विच एग्जिस्ट नाउ, कि कुछ आज ऐसा है कि इसके लिए फ्यूचर में आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी एक मिसाल ऐसे है, जो आपके नीचे आपकी गिवन भी है। वो ये है कि कंपनी क्या करती है कि किसी को ना किसी से लोन ले लेती है, या फिर किसी को बॉन्ड्स इशू कर देती है, और कंपनी उनको कहती है कि कभी भी आके ना मुझसे आप अब मेरे शेयर्स ले लेना। ठीक है। अब वो नहीं पता कि वो कब आके शेयर्स लेगा, लेकिन एक डर है, एक खौफ है, एक खदशा है कि वो आके कभी मुझसे शेयर्स ले सकता है। तो उसको जितने भी मैंने शेयर इशू करने पड़ सकते हैं ना, वो डिल्यूटेड EPS के अंदर मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। ठीक है। या फिर कंपनी ने किसी को आगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे आपका अलग से आएगा, तो इसको भी छोड़ दो बेशक। ठीक है। ये कंपनी किसी को ऑप्शन या वारंट दे रखा है कि वो आके आपसे शेयर्स खरीद सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है आपकी शेयर्स को, तो वो भी आप इनकॉर्पोरेट कर दो। तो ओके। डिल्यूटिव फैक्टर ये होते हैं कि एक तो होता है ना बेसिक EPS के, वो कि ऑलरेडी जो आप इशू कर चुके हो, इशूड ऑलरेडी, हम्म। वो होते हैं बेसिक EPS में। लेकिन डिल्यूटिव फिगर ये होती है पॉसिबल टू इशू, कि जो आपको होता है कि आपको इशू करने पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आप वो भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू जो कि हमारे होता है ना EPS के अंदर, उसमें आप ऐड कर देते हो कि नोटेशनल एक्स्ट्रा शेयर्स। ठीक है। तो अब इसकी डी को समझ लेते हैं, जो आपके पैरागेवन है स्टडी टेक्स्ट में। उड़ जा भाई, नहीं उड़ना ना उड़। अच्छा। When it incurs, the increase in share will reduce, obviously, और डिल्यूट, इसी को डिल्यूट कहते हैं, कि बेसिक EPS से हम जो अब हमारे EPS कम हो जाएगा उसको डिल्यूशन कहते हैं। द अर्निंग्स पर शेयर, द प्रोविजन ऑफ डिल्यूटेड EPS फिगर्स अटेम्प्ट्स टू अलर्ट शेयर होल्डर्स, हमारे शेयर होल्डर अलर्ट हो जाते हैं कि पोटेंशियल EPS के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो सारे लोग जिनको हमने शेयर्स का वादा किया हुआ है वो आके हमसे शेयर मांगने लग जाए। ठीक है। आइदर इट कैन बी कन्वर्जन टर्म्स फॉर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, कि किसी को मैंने बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं, बॉन्ड भी एक लोन की ही किस्म है। ठीक है। कि उसको मैं बाद में कहता हूँ तुझे पैसे नहीं, तुझे जब भी आएगा मैं इशू कर दूंगा। या कन्वर्टेबल लोन, कि जिसको मैंने लोन जिससे लिया हुआ है उसको मैंने कहा है कि तू आके कन्वर्ट करवा ली इसको शेयर्स में, इक्विटी में, मेरे शेयर्स ले ली। ठीक है। और एक्सरसाइज ऑप्शन एंड सब्सक्राइब ऑप्शन, इसको हमने अलग भी बाद में पढ़ना है। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल कैलकुलेशन, इसमें और EPS में फर्क क्या है? To deal with the potential ordinary shares, adjust the basic earnings and number of shares, assuming convertible and option ETC had converted to equity on the first day of accounting period and on the date of issues letter. इसको छोड़ो आप, अब ये फार्मूला जो था ना मेरा सिंपल से जो था, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको हम वर्किंग वन से निकाल रहे थे, उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। अब उसके अंदर नोटेशनल एक्स्ट्रा सेविंग अर्निंग्स, अर्निंग से साथ ऐड हो गई हैं, और उसके अलावा नोटेशनल एक्स्ट्रा शेयर्स। अब ये क्या चीजें हैं इनको समझते हैं। अच्छा, देखो, जब तक तो मैंने उस लोन को लोन समझा हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर मैं कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहा था। ठीक है। उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को अपने P&L में शो करा रहा था। P&L के अंदर जो हमारे पास, हमने दोबारा मैं बना लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि जो मैंने पैट लेना होता है, एडजस्टेड पैट, EPS के फार्मूला में उसके ऊपर ही कहीं पे मैं उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था। ठीक है। वो तो उसके पास ऑप्शन है ना, मैं उसको दे थोड़ी ना रहा हूँ शेयर हर बारी। वो तो उसका ऑप्शन है कि यानी जितने मैंने पैसे नहीं दिए होंगे ना, तेरे पास दिल करे ना कि यार मुझे पैसे लेने आके शेयर्स लेने हैं, तो आके मुझसे शेयर्स ले ली। ठीक है। लेकिन उसके अगेंस्ट जितने भी साल गुजर रहे हैं मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रहा था। ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको मानना ही अपना इक्विटी का पार्ट है, EPS में उसको लेके चलना है, ठीक है, तो उसके जितना भी इंटरेस्ट आगे अगले सालों का होगा, उसको कैलकुलेट करके मैं स्पैट में ऐड करके खत्म कर दूंगा। उसको मैं मजीद इंटरेस्ट नहीं समझूंगा, उसको मैं ये समझूंगा कि उसको मैंने अपनी इक्विटी का, अपनी शेयर होल्डिंग्स का पार्ट बना लेना। तो मैं क्यों इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ? कभी आपने देखा है कि शेयर होल्डर्स को जो हमने पैसे देने होते हैं उसको आप इंटरेस्ट मानते हो? नहीं, वो तो डिविडेंड होता है। ठीक है। हम्म। तो इंटरेस्ट जितना भी उस लोन वाले भाई साहब क्रेडिटर के अगेंस्ट मैंने आगे जाके बुक करना है, बुक किया हुआ है ऑलरेडी, सॉरी, उसको मैं अपने पैड के अंदर ऐड करके निकाल दूंगा। ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि वो जो क्रेडिटर है जिसको मैंने पैसे देने हैं, वो मेरा ओनर बनने वाला है, वो शेयर होल्डर बनने वाला है। वो क्या हो, अगर मुझसे आके शेयर ले ले, मेरा शेयर होल्डर बन जाए।
तो इसके लिए लाजिम है कि अगर उसका मैं उसको शेयर होल्डर बना रहा हूँ तो उसके क्रेडिटर वाले एलिमेंट्स को खत्म कर दो, उसको इंटरेस्ट अब मैं नहीं दूंगा। हाँ, अगर उसको मैं शेयर होल्डर तस्लीम कर रहा हूँ, शेयर होल्डर एज्यूम कर रहा हूँ, तो उसको अब मैं डिविडेंड दूंगा, ईपीएस का पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा, समझ नहीं आई। ये बात समझ नहीं आ रही? नहीं। देखो, अच्छा, इसको अलग से समझते हैं। मेरे पास दो भाई हैं, एक है कोई भी सज्जाद, और एक है असगर। ठीक है, अच्छा, सज्जाद ने, ऐसे इसको छोड़ो, असगर को छोड़ो, एक कंपनी रख लो, कंपनी ए है। कंपनी ए ने सज्जाद से चीजें खरीदी, इन्वेंट्री खरीदी, तो सज्जाद क्या बन गया? क्रेडिटर, चीज देने वाला, और ये बन गया उसका डेटर, जिसने चीजें ली हैं उससे, उसको पैसे देने हैं सज्जाद को। ठीक है, तो ये इसको लोन पे करता रहेगा। ठीक है, इन्वेंट्री जितनी खरीदी है। अब कंपनी और सज्जाद ने एग्रीमेंट किया है कि जो मैंने आपको इन्वेंट्री आपसे ली है, आपको उसके अगेंस्ट मैंने लोन समझ के जो पैसे देने, अच्छा, इन्वेंट्री यहाँ कंफ्यूजिंग करेगी आपको, आप लोन ही समझ लो कि कंपनी ए ने सज्जाद से लोन लिया और उसके अगेंस्ट उसको इंटरेस्ट दे रही है। राइट? जी। ठीक है, तो कंपनी ए ने सज्जाद को एक ऑप्शन दे दिया कि फॉर एग्जांपल आपका $100 का मैंने आपसे लोन लिया है, हर साल मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगी। फॉर एग्जांपल अगले साल ये कम होके 90 हो जाएगा, अगले साल 80, 70, 60, अगले साल कम होता जा रहा है। आपका जब भी दिल करे ना, मेरे 4 सालों में कभी भी आके जो आपको मैंने बाकी पैसे देने होंगे ना, उससे अगेंस्ट मेरे शेयर्स खरीद लेना, ठीक है। मैं आपको शेयर्स दे दूंगा। ठीक है, तो कंपनी देखती है, फिर देखती है कि कंपनी एस्टिमेट लगाती है कि अगर फॉर एग्जांपल 2 साल गुजर गए, अगले साल 70 का लोन रहता है, अगर की अमाउंट मुझसे नहीं मांगता ये, बल्कि आके ले लेता है मुझसे शेयर्स, तो मुझे शेयर्स कितने देने पड़ेंगे? ठीक है, तो कंपनी एस्टिमेट लगाती है और उसको नंबर ऑफ शेयर्स में ऐड कर लेती है। उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट बुक किया होता है ना 2 सालों का 20, मैं क्यों इंटरेस्ट बुक करूंगा? अब जब मेरा शेयर होल्डर बन गया है वो, ठीक है, हम्म। उसको हम अपने पैट में ऐड कर देते हैं, निकाल देते हैं। जब किसी चीज को, जो चीज पैट की में अंदर लेस हो रही थी इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से, जब उसको ऐड करूंगा तो वो ऐड बैक करूंगा तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। नेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसको इसलिए मैं ऐड कर दूंगा। अब मैं एज्यूम करूंगा वो मेरा सज्जाद जो है वो क्रेडिटर नहीं, मेरा शेयर होल्डर है। आज हम्म। आके मैं एज्यूम करूंगा कि आज ही उसी अकाउंटिंग पीरियड की फर्स्ट डेट के ऊपर मैं एज्यूम करूंगा कि आज आके अभी मुझे क्या है कि यार मुझे शेयर दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरा शेयर होल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जितने मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा वो मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, और उसको जितना उसके ऊपर टैक्स बनेगा, अब इस टैक्स की क्या कहानी है ये समझ लेते हैं। आई विश यहाँ पे पेज खाली है, अब इसको हम थोड़ी डिटेल में समझते हैं। ये मिट्टी नीटा, चलो, सपोज कंपनी का पैड था 1 लाख। कंपनी ने इसके अंदर, थोड़ा सा इसको और नीचे लेके चलते हैं, 1 लाख कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, और कंपनी ने क्या कहते हैं कि इसके अंदर टैक्स भी एडजस्ट हुआ है, इंटरेस्ट भी एडजस्ट हुआ हुआ है। सपोज कंपनी अभी तक वो सज्जाद जो है वो आके पैसे नहीं ले रहा। ठीक है, कंपनी जिससे लोन लिया हुआ है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर रही है अपनी किताबों में 10,000 का, और कंपनी ने जो 1 लाख अमाउंट आई है, सपोज टैक्स रेट है 30%। ठीक है, तो 30,000 का कंपनी टैक्स भी चार्ज कर रही है, ऐसी है ना। जी। अब आ गया सज्जाद, सज्जाद कहता कि ब्रदर मुझे शेयर्स दे दो, नो मोर इंटरेस्ट, आई डोंट नीड इंटरेस्ट एनी मोर, अगला जितना भी आपने मुझे पैसा देना, मुझे पैसा नहीं, शेयर्स दे दो। अब कंपनी को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो जो सज्जाद है वो कंपनी का क्रेडिटर नहीं रहा, बल्कि अब वो कंपनी का क्या कहते हैं कि ऑनर बन गया, शेयर्स खरीद ली। तो हम्म। पहले तो मैं अब पैट को जब एडजस्ट करूंगा 1 लाख को, उसमें इंटरेस्ट जो मैं लेस कर रहा था एक्सपेंस के नाम पे उसको ऐड कर दूंगा। अब मेरा जो पैट है वो एडजस्ट होके 1,10,000 हो गया, ऐसी है, ये समझ जी। आइए। जी। अब मुझे अपना टैक्स भी रीस्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब टैक्स पहले तो मैं 1 लाख पे दे रहा था 30,000, अब 1,10,000 पे 30,000 बनाऊं तो अलग टैक्स रेट आएगा, ऐसी है ना, जी। समझ आइए। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? एक 10,000 की वजह से, 10,000 का 30%,
ये मेरी इनकम है, क्योंकि एक एक्सपेंस का रिवर्सल इनकम होता है। ठीक है, अगर एक एक्सपेंस मैंने चार्ज कर लिया था, उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो इनकम बनाना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा पैट 1 लाख से 1 लाख 10 हो गया। तो 3,000 का टैक्स मुझे मजीद देना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज कि मैंने एक एक्सपेंस को अब एक इनकम में कन्वर्ट कर लिया और मेरा पैट बढ़ गया। हम्म। आप ऐसे देखोगे ना, 1,10,000 का 30% कितना होगा? 33,000। जो पहले मैंने अपनी किताबों में 30,000 का टैक्स लिखा हुआ है, अब 33,000 देने पड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि 3,000 का मजीद मुझे अपने पैट से टैक्स को लेस करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? जी सर। हाँ। तो ये कहानी है कि हम इसीलिए जब डिल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्स को एडजस्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होता है और टैक्स लेस होता है। ठीक ठीक है। है। और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर, वो कि अभी टू बी गिवन इन कन्वर्जन, कि अभी अगर आपको मुझसे कन्वर्जन करवा लेता है लोन की, तो उसको कितने मुझे शेयर देने पड़ेंगे, वो उसमें मजीद ऐड कर दूंगा। तो नंबर ऑफ ईयर शेयर तो वो होते हैं ना कि जो मेरे इस साल के थे। आगे आके सज्जाद अगर मुझसे अभी क्या कहते हैं कन्वर्ट करवा ले अपने लोन को इनटू शेयर्स, तो मुझे कितने शेयर देने पड़ेंगे वो भी ऐड कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये समझ लेते हैं। द बेसिक ईपीएस फिगर्स कैलकुलेटेड एज above could be misleading to users if at some future time the number of share issues will increase without proportion increase in resources। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि कंपनी, जब कंपनी शेयर इशू करती है ना, तो प्लान होते हैं। ठीक है, उसके डायरेक्टर्स बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि यार हमें मजीद कैपिटल चाहिए, मजीद इन्वेस्टमेंट्स करवानी पड़ेंगी, इसलिए हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं जनरल पब्लिक में। तो ये तो होते हैं कंपनी के प्लान। ठीक है, और कंपनी अपने प्लान से अपने शेयर होल्डर्स को वाकिफ कर सकती है। लेकिन वो जो 10 बंदों को, सज्जाद को, असगर को सपोज, और उमामा को सपोज, कोई भी है, और कोई भी मतलब एक्स वाई जी जो क्रेडिटर है मेरे, उन सबको मैंने कुछ अमाउंट्स दे रखी हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टेबल लोन के, जानी जब मर्जी आ जाना मुझसे आके पैसे शेयर्स ले लेना मेरे। ठीक है। तो उनका कोई नहीं पता। तो अब मैं तो प्लान बना के बैठा था कि यार 2007 में मैंने सपोज 30,000 शेयर इशू करने, और एकदम से इन सबकी टोटल शेयर्स 1,20,000 हैं, और एकदम से सपोज 6 के 6 मेरे पास आते हैं और मजीद 1,20,000 मुझसे शेयर ले लेते हैं। मैं तो वादा करके बैठ गया था। ठीक है। तो एकदम से फ्लक्चुएट होके 30,000 से मेरे शेयर जो हैं 1,50,000 हो गए। तो इसलिए वो कह रहा है कि दिस फिगर कैन बी मिसलीडिंग टू यूजर, यानी कि बाकी शेयर होल्डर्स के एकदम से विल इंक्रीज विदाउट प्रोपोर्शन इंक्रीज इन रिसोर्स, एकदम से विदाउट प्रोपोर्शन इंक्रीज। हर साल मैं 20,000 30,000 शेयर इशू कर रहा था, बड़ी प्यारी कहानी चल रही थी, और एकदम से बगैर किसी प्रोपोर्शन के शेयर्स मेरे इंक्रीज हो। हम्म। ठीक है। तो इसलिए बेसिक ईपीएस कुड बी मिसलीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एंटिटी हैज इशूड बॉन्ड कन्वर्टेबल एट लेटर डेट इन ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑन कन्वर्जन द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर विल राइज, एकदम से बढ़ जाएंगे, बट नो फ्रेश कैपिटल विल रिसीव बैक एंटिटी। लेकिन कंपनी को उसके अगेंस्ट कोई पैसे नहीं मिलेंगे, है ना, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी लोन ले चुकी है उनसे। अब तो सिर्फ उनको शेयर इशू करने हैं। तो हम्म। कंपनी का कैपिटल तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन यह कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर बढ़ जाएंगे। यही बात वो यहाँ भी कर रहा था कि विदाउट प्रोपोर्शन इंक्रीज इन रिसोर्सेज के पैसे नहीं बढ़ेंगे हमारे। ठीक है। जो हम्म। नए ये लोग आके जो मुझसे अब शेयर्स ले रहे हैं, मुझे पैसे नहीं देंगे, वो कहेंगे जो आपने मुझे पैसे देने थे उसके अगेंस्ट ये मुझे शेयर्स दे दो। ठीक है। हाउएवर, अब एक यहाँ पे छोटी सी कॉन्सेप्ट वाली बात है कि जितने शेयर होल्डर्स बढ़ते रहते हैं ना, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो नुकसान होता है। ये बात ऐसी है कि कोई आपके घर मेहमान आया, और आपके फॉर एग्जाम्पल 3 बहन भाई हैं, और उन्होंने 900 रुपया दिया आपकी मदद को कि इसको डिवाइड कर लेना तीनों में। ठीक है। तो हर किसी के पास 300 300 आएगा। अब हम्म। जितने शेयर होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, सपोज ये 9 हो गए, तो अब वो प्रोपोर्शन डिवाइड होके 1,000 100 100 रुपया सबके पास आएगा। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो ये वाली कहानी होती है। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स बड़े अलर्ट होते हैं कि यार इनके शेयर्स, अगर शेयर्स बढ़ गए, तो ईपीएस जब कैलकुलेट होगी, हमारे जो प्रॉफिट आखिर में जो इन्होंने अर्निंग से जो प्रॉफिट निकालना है डिपेंडिंग अपॉन शेयर्स, तो वो तो हमें तो कम मिलेगा। ठीक है, ये तो मजीद लोगों में तकसीम हो जाएंगे। तो इसीलिए वो बड़ी इनकी खास नजर होती है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सपोज क्या हो कि जिनको हमने वादा करके रखा हुआ है उनको दिए नहीं है, लेकिन अगर वादा करके रखा हुआ है, अगर वो आके मुझसे आज की तारीख में शेयर्स ले लेते हैं, तो फिर मेरा ईपीएस क्या हो, कितना वर्स्ट हो सकता है मेरा ईपीएस। दैट इज कॉल्ड डिल्यूटेड ईपीएस। ठीक है। हाउएवर अर्निंग विल राइज बाय द सेविंग्स इन इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अर्निंग्स तो मेरी राइज होंगी, जो मैंने अभी बात की है कि इंटरेस्ट उनके अगेंस्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा था वो ऐड हो जाएगा, तो मेरी अर्निंग्स बढ़ जाएंगी।
ठीक है। नो लॉन्गर पेबल ऑन बॉन्ड्स, अब उनको मुझे कोई सूद नहीं देना पड़ेगा अगले सालों में। ऑफन द अर्निंग्स इंक्रीजेज इन लेस प्रोपोर्शनली देन इंक्रीज इन शेयर्स इन इशू, ऑब्वियसली वो कि इतना इंक्रीज मुझे सूद ना देने से नहीं हो रहा होता जितना इंक्रीज मेरा शेयर से हो रहा होता है। ठीक है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिल्यूजन एंड द शेयर्स टू बी इशूड आर कॉल्ड डिल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, कि वो डिल्यूटिव ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर्स है मेरे, कि हो सकते हैं ये। तो I-33 therefore requires the entity to disclose the depths, ये भी डिस्क्लोज करो। I-33 आपसे रिक्वायर करता है एज वेल एज बेसिक ईपीएस, कि नॉर्मली हमारे ईपीएस इतना है, लेकिन हाँ वर्स्ट ईपीएस इतना हो सकता है डिल्यूटिव ईपीएस, कैलकुलेटेड यूजिंग करंट अर्निंग्स बट एज्यूमिंग दैट मैक्सिमम फ्यूचर डिल्यूजन, कि मैक्सिमम साल में अगर आके कोई मुझसे आके शेयर्स खरीद लेता है जिनसे मैंने वादा कर रखा है, तो कितना हो जाएगा। Existing shareholders can look at the depths to see the effect of the current profitability of commitments already entered into, कि अगर जो मैंने ऑलरेडी कंपनी कमिटमेंट करके बैठ गई है क्रेडिटर्स के साथ, अगर उनका भी इफेक्ट मैं इसके अंदर डाल दूं तो कितना मेरे पास ईपीएस आता है। तो ये वाला ईपीएस ऑब्वियसली कम होता है एज कंपेयर टू बेसिक ईपीएस। ठीक है। ठीक और है। आगे इसका पूरा तरीका बताया हुआ है, ये हम आगे समझते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डीप एंड डेप्थ द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर विल बी वेटेड एवरेज, वही सारी बातें ईपीएस के हिसाब से ही निकालेंगे, लेकिन वो भी बात कर रहा है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर में इंक्रीज आ जाएगा डिल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स के जो मुझे देने पड़ सकते हैं। और dilutive potential ordinary shares can be deemed to have been converted into ordinary share at the beginning of the period if later the date of issue of the potential ordinary shares, ये वो सारी वही बात हो गई। अच्छा, तो ये हो गई dilutive ईपीएस की कहानी। इसके ऊपर सवाल भी देखते हैं, सर बस करें। बड़ा प्यारा। बस होगी। जी सर। अच्छा, चलो फिर ये है कि फिर ड्यूटी वीपीएस की कहानी वैसे आज के बाद थोड़ा सी रहता था, लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट और भी था इसके साथ, ये वाला ऑप्शन वारंट्स वाला। चलो फिर ये कल कर लेंगे ठीक है। यहीं से। ड्यूटी वीपीएस का मैं तो रिकैप दे दूंगा और उसके बाद फिर हम ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है सर। ये तो ये मुझे समझ आई वैसे ईपीएस की। जी सर, क्या कह रहे थे। मुझे ये पीडीएफ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से ईपीएस होता है फॉर यूजर्स। जैसे हो जाओ।